86 में कराची में खासतौर पे इन पश्तून और महाजिर इलाकों में फसादात हुए थे, जिसको 86 के फसादात कहते हैं, जिसमें कस्बा अलीगढ़ के फसादात के नाम से भी मारूफ है। 100 के करीब शहादतें हुई, कानात जले। तो हालांकि उस वक्त में सिर्फ 4 बरस का था, लेकिन उस दिन की, उस रात की याद मेरे जहन में जाने क्यों महफूज है। इंतहाई सर्द रात थी और खवातीन को एक घर में इकट्ठा कर दिया गया था पूरे मोहल्ले की, और जो मर्द थे वो बाहर डंडे लेके, लाठियां लेके, सबके पास असला तो नहीं होता था, वो इकट्ठे हो गए और खंबे बजा करते थे। और एक खातून थी और वो मुसलसल कांप रही थी, उनके दांत बज रहे थे, हामला थी वो, और बाकी लोगों को तो खवातीन को इदराक नहीं था कि वो क्या रहा है। उस इलाके को हमने बाद में भी देखा, लेकिन 12 मई का जो मनूस अफरीद था, जब वो जागा तो उसने बहुत खून पिया और उसने उस इलाके को बहुत डिस्टर्ब किया। और उस वजह से उसके जो दाखिली रास्ते चूंकि महदूद थे, बनारस का रोड कह लें या अब्दुल्ला कॉलेज से अंदर जाने वाला रोड है, वो जो ब्रिज बना उसकी स्टोरी बड़ी अजीब है। वो एक तरह से लिसानी बुनियादों पर बना हुआ ब्रिज था, वो कारोबारी बुनियादों पर नहीं बना था, वो आमदोरफ्त के लिए बना था, क्योंकि आमदोरफ्त के लिए नीचे सड़कें थी, साइड एरिया से भी एक सड़क आ रही है। लेकिन ये इस बुनियाद पे बना था कि एक जबान बोलने वाले एक महफूज इलाके से या निस्बतन महफूज इलाके से चढ़े और महफूज इलाके पे उतर जाए। तो ये कराची का कितना बड़ा अलमिया है और ये कितना सानिया है, ये एक अफसाना है, ये एक नॉवेल है, बल्कि एक ट्रेजेडी है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, वो मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था, मुश्किल तरीन दिन था। कहीं फायरिंग, कहीं खौफ, गाड़ी ना चलाओ, हम बाइक को घसीटते हुए जा रहे थे। मैंने खातून को देखा जिनके साथ 2 बच्चे थे, और वो बच्चे चलते चलते थक जाते तो वो उनके पैरों को सहलाती, दबाती और फिर वो चलना शुरू करते। तो मैंने कहा कि अब मैं अपनी बाइक को घसीट ही रहा हूँ, इन बच्चों को मेरी बाइक पे आप बिठा दें, इनको बिठा के घसीट लेते हैं। वो खातून फिर मेरे साथ चलते चलते आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी मेट्रो व्हील की तरफ कहीं रहती हूँ। जब यहाँ पहुंचे ससेज गर्ल्स कॉलेज के पास, वहाँ बहुत ही भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। एक गाड़ी जली हुई थी और कुछ बच्चे उस पे एक खास तरह के पैटर्न में डंडे बजा रहे थे, जैसे ड्रम को पीटते हैं, और एक बहुत ही भयानक किस्म की आवाज पैदा हो रही थी, दहशतनाक, और बहुत तेज फायरिंग होने लगी। हम लोग वहाँ से भागे, उस इलाके में पहुंचा जिसे मुझे क्रॉस करना था, जहाँ मेरे खदशात ज्यादा शदीद थे। तो मैंने उन साहिबा से कहा कि असल में यहाँ बड़ा मसला है, पश्तून महाजिर फसादात हैं, वो एक दूसरे को देख के रोकते हैं, तो मुझे खबर नहीं है कि मैं इसे क्रॉस कर पाऊंगा। अच्छा, मेरा मोबाइल छीन चुका था, मोबाइल छीन गया था। हाँ, वो एक आध थप्पड़ पड़ा, मैंने माफी मांगी, फिर उन्होंने कहा चल दफा। उन साहिबा ने मुझे, जो हम थोड़ा बेहतर नाज़माबाद की तरफ चले गए, अच्छा वो नाज़माबाद वगैरह में जाके सुकून होना शुरू हो गया था। लेकिन मेरा मसला तो ये था, मुझे औरंगी जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये मेरा तो मोबाइल छीन गया। उन्होंने कहा बेटा अपने घर वालों से बात करो, ये मेरा मोबाइल है। उस वक्त नेटवर्क थोड़ा बहाल होना शुरू हो गया। मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने उनसे कहा मैं अंदर कैसे जाऊँ, मैं तो इस पर परेशान हूँ, ये लिसानी तौर पर तकसीम है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम फिक्र मत करो। उन्होंने कहा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। अब हमने वो सड़क पार की जैसे तैसे, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ है, निकल के हम घर पहुंचे। मेट्रो व्हील पे उनका घर था। अब मैंने कहा अब अपने घर वालों को कॉल करें, उन्होंने अपने घर वालों को कॉल की। अब उनके बेटे आए, लेकिन वो एक खास इलाके से आगे नहीं बढ़, वो वहां से मुझे फोन कहते हैं कि भाई आप उन्हें लेके यहाँ। तो ये लतीफे भी हुए, ये हादसे भी हुए, ये ट्रेजेडीज भी हुई। मतलब ये तो आप अंग्रेजी जल रहा है उसमें भी जो है ना तकसीम है। ये देखें, मतलब एक ऐसी चीज थी, ऐसा वाकया था, इसको मैंने कभी लिखा नहीं। मैं सोचता हूँ इसको मैं लिखूं कैसे। ये वैसी कॉमेडी इकबाल को बेदी की एक अफसाने का इब्तिदाइया बहुत पसंद है। वो हंस रहा था और उसकी आंखों में आंसू, वो खुश था, गचर रो रहा था। उनका अफसाना है बेदी का लम्स। कराची के जो वाकयात इतने हौलनाक है, इस पे तो मजलिसें होनी चाहिए। हाँ, क्या बात आपने कही। इस पे तो मसाइब पढ़ने चाहिए भाई, आप तो मातम करना चाहिए, मातम करना चाहिए। जब लिसानी फसादात हुए, बहुत बुरे हालात थे। ये वही जमाना था 12 मई के हवाले से कुछ वो अफरीद दोबारा जागा था, तकरीबन 200-250 लोग मारे गए। जब वो चीजें सेटल होने की, तो मैं रिक्शे वाले के साथ सफर कर रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जिसके बाद मैंने उससे सफर में बात नहीं की, मैं खामोश हो गया। हम यही कह रहे थे कि जी लोग मारे गए, फायरिंग हुई होती है, ये होता है, वो होता है। तो उसने कहा कि इस कॉलेज से लड़कियों की एक वैन निकली थी जो घर नहीं पहुंची। बस अपने दोस्तों से कहता हूँ कि आप ये समझते हैं कि फिक्शन हकीकत बयान कर सकता है, ये नहीं है। हकीकत तो इतनी तल्ख, इतनी ब्रूटल है, इतनी बेरंग है, तकलीफ दे है कि फिक्शन उसे बयान ही नहीं कर सकता। गर्द का तूफान मेरा एक नॉवलेट है जो उसी किताब में शामिल जी, जो मेरी पहली किताब में शामिल है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बहुत से लोगों को जो पंजाब में है उन्हें बहुत पसंद आया, जो एंटी MQM है उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर MQM का जो जवाल का जमाना था। अब कर सकते हैं बात मुनीब भाई, मुझे देख रहे हैं MQM के जो जवाल का जमाना था, अच्छा वक्त आ गया। वो उसे मंजर करता था, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी शिकस्त का शिकार होती है, उसके कारकुनान एक दूसरे पे शक करने लगते हैं कि कमबख्त मुखबिर तो नहीं बन गया। लोग उठने लगते हैं, कुछ उठते हैं तो गायब हो जाते हैं, जो वापस आते हैं वो मशकूक हो जाते हैं। तो गर्द का तूफान उसके गिर्द था। हम दफ्तर में बैठे हुए हैं और खबर आ रही है कि इधर फायरिंग हो रही है, उधर फायरिंग हो रही है, और हमने देखा कि अमन के नाम पे कि जी अमन बहाल किया जाए, तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज के 3 लीडरान बैठे। मेरे ख्याल में शाही सैयद साहब थे, फारूक सत्तार थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया कि जी अमन के लिए हम सब सब्र
तहम्मुल से आगे बढ़ेंगे। अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर चल रही है, नीचे टिगर चल रहे हैं, फला जगह फायरिंग, एक आदमी हलाक, फला जगह फायरिंग। मैं कह रहा हूँ कि अमन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि अमन होगा और ये असल में ये जो बात का इवेंट था ना, जो मैंने आपको अभी बताया कॉलेज वाला, ये उसी सीरीज का था। ये बाद में रजा हैदर साहब के कत्ल के वक्त भी बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ पूरे शहर में, पश्तून मारे गए, उर्दू बोलने वाले सभी मारे गए। हाँ, कोई बैनर लग गया था, ये कहा गया कि अस्करियत पसंद यहाँ लाके आबाद किए जा रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, तालिबानाइजेशन हो रही है कराची के अंदर, इन इलाकों में, पश्तून इलाकों में लाके बिठाया जा रहा है। एक किरदार जो किसी जमाने में गुंडे बदमाश होते थे, जो कहते थे कि ये माँ बहन बैठी है इनके सामने, मतलब तमीज का दायरा था कि ये माँ बहन रहती है, यहाँ पे इज्जत से पेश आओ, हाँ ये काम मत करो। लेकिन बाद में जब किसी के पास असला आ गया, वो आदमी जिसके पास सिर्फ एक चाकू होता था और वो गुंडा था, बदमाश था, मक्कू दादा था, बाद में किसी ऐसे शख्स के सामने पास जो 5 फीट का है, 4 फीट का है, उसके पास एक पिस्टल आ गई, तो मक्कू दादा गैर मुतालिका हो गया, मर्जी का किरदार बन गया, हथियार, ताकतवर हथियार ने उन्हें गैर मुतालिका कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी अल्लामा इकबाल पे एक पॉडकास्ट किया तो बहुत दोस्तों ने कहा कि इकबाल पे एक और पॉडकास्ट होना चाहिए, वो तो हम करेंगे, लेकिन आज हमने इकबाल को ही बुला लिया। इकबाल खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, आप दोस्तों ने मुझे मदऊ किया और इस नशिश का हिस्सा बनाया। राना आसिफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लोग कहते हैं लोग तारुफ करवाया करें, मैंने कहा सारे दोस्त हैं, अब इनका क्या तारुफ करवाएं, बस सब पढ़े लिखे लोग हैं, दोस्त हैं। असल मेहमान हमारे आज इकबाल खुर्शीद साहब हैं। बहुत शुक्रिया। कराची ने बहुत कुछ देखा है, बड़ी डार्क रियलिटीज़ हैं इस शहर की, तो इकबाल भाई से हम आज जानेंगे कि इनका जो लिखने पढ़ने का सफ़र है, ये सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, फ़िक्शन भी लिखते हैं, तो उसके पीछे जो हक़ाइक़ और जो वाक़यात कराची के हवाले से इन्होंने देखे, और ख़ास तौर पर अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे औरंगी टाउन की। औरंगी टाउन एक ऐसा इलाका था कि जिसमें दाखिल होना एक, मतलब वो क्या फरमाते हैं साहब के खून के दरिया, आग के दरिया से गुजरने के मुतरादिफ था। तो इकबाल भाई अगर वहीं से हम बात शुरू करें कि जब आप वहाँ पर रहते थे औरंगी टाउन में और ये बनारस वाला पुल नहीं बना था, तो क्या देखा आपने उस दौरान वहाँ पर? अभी एक सानेहा एक वाक़या पाराचनार का है, तो उसी से मैं रिलेट करता हूँ। अभी मामलात कुछ यूँ हैं कि वो इलाके एक ज़माने में कराची के तमाम वो इलाके जहाँ मेहनतकश बसते थे, गरीब बसते थे, वहाँ मुख्तलिफ़ लिसानी इकाइयाँ होती हैं, पश्तून होंगे, महाजिर होंगे, पंजाबी होंगे, बलोच होंगे। तो ऐसे इलाके आम तौर पे मेहनतकश लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, मज़दूरी करते हैं, ज़िंदगी को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहाँ सियासत गालिब आती है और सियासत मकासद की हामिल हो जाती है, तो उसके नतीजे में फिर इंतशार होता है। तो जब ऐसा हुआ तो इन इलाकों ने, चाहे से वो शाह फैसल हो, शाह फैसल में भी आपको पता है कि पंजाबी और उर्दू बोलने वाले रहते रहे अरसे से, या कस्बा जैसे इलाके हों, औरंगी टाउन के वो दाखिली हिस्से हों जहाँ पश्तून आबादी है, वो खासे मुतासिर होते हैं। तो हमने वहाँ बहुत ही हौलनाक वाक़यात देखे, परेशान कुन वाक़यात देखे, ऐसे वाक़यात देखे जिन्हें शायद फ़िक्शन बयान भी नहीं कर सकता, चूँकि वहाँ फ़िक्शन का बयान करने की क़ुव्वत महदूद हो जाती है। फ़िक्शन इतनी हकीकत को बयान नहीं कर सकता। मगर उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और कुछ ऐसे लोग सियासतदान जो हमें दिखाई तो देते हैं मगर वो उस मसले को लिसानी रंग बना देते हैं। तो बुनियादी तौर पे बहुत कुछ देखा गया, बहुत सा खून वहाँ बहा, बहुत ही तल्ख हौलनाक वाक़यात हुए जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ मैं उनको सोचता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ कि कभी मैं बतौर अदीब उन्हें लिख सकूँ, गो ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसमें जैसे नजम ने जब शुरू इब्तिदा की गुफ्तगू की, तो उन्होंने कराची का जो सवाल, ज़ाहिर है हम लोग ये बात कर रहे थे इसीलिए किया कि आपका फ़िक्शन जो है वो बाय एंड लार्ज ऐसा लगता है ये कि उसकी अंदर एक मुसलसल एक रॉ है इस चीज़ की कि कराची के वाक़यात ने आपको बहुत मुतासिर किया है। अस्करी साहब ने कहा था कि हमने पढ़ा कहीं कि फ़नकार आसाब से सोचता है अपने, तो वो जो कुछ आपके आसाब पे गुज़रा, आप कई कहानियाँ, मतलब मुझे असल में क्योंकि इकबाल के कोलीग रहने का भी शर्फ हासिल है, तो मुझे इनकी बहुत सी कहानियों को मैंने इनको लिखते हुए देखा है, नहीं मेरे सामने उनके पहले ड्राफ्ट आए इनके जहन में, इन्होंने शेयर भी किए। जैसे भौंकते कुत्तों का जश्न के नाम से एक आपकी कहानी है, या आपका जो नॉवलेट है पहला जो आया, वो भी कराची और दहशतगर्दी और इससे जुड़ा हुआ है। आप कहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पहला कौन सी ऐसी कारी ज़र्ब थी
उसी इलाके में रहते हुए, जिसने एक कहानी को जन्म दिया आपके? भाई देखें, मैं ये समझता हूँ, अगर मैं पलट के अपने फिक्शन की सम देखूँ तो छोटा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी पहली किताब आई तिकोन की चौथी जहद, तो मैंने उसका जो पेश इंतसाब कहेंगे, इंतसाब जो था वो शहर कराची के नाम किया कि इस उम्मीद पे कि जैसे एक फिनिक्स होता है, कुकनस होता है, वो अपनी ही राख से जी उठता है। तो मुझे उम्मीद थी उस वक्त मैं, ऐसी बात है, नौजवान था, शऊर की कमी थी, जाहिल था, तो मुझे ऐसा लगा कि होगा। लेकिन अब मैं अपने अफसानवी मजमूए पे काम कर रहा हूँ, तो इसका इंतसाब भी मैंने शहर कराची के नाम किया है। वो मगर क्या था पहले, वो पढ़ेंगे। पहला इंतसाब ये था कि शहर कराची के नाम जो एक दिन अपनी राख से फिर जी उठेगा। लेकिन अब मैंने ये कहा है, अब थोड़ा सा शऊर मुझे आ गया, तो मैंने कहा कि शहर कराची के नाम मौत जिसकी रगों में सरसरा रही है। तो ये शहर से राइटर्स जो है ना कहते हैं कि जी हमें शहर से बहुत मोहब्बत है, कराची से, लाहौर से मुझे मोहब्बत है। तो मैं ये तो कहता हूँ कि कराची से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे यहाँ यासियत, उदासी, कर्ब, तलखी दिखाई देती है और मैं ख़ुद को उसी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं उसके रंग नहीं देख सका, मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास रंग बाकी हैं फ़िलहाल, और रंग रिवाइव भी नहीं होंगे। आसिफ साहब ने जो सवाल किया पहला वाक़या, तो मैं समझता हूँ कि एक आसिफ इस शहर में नए हज़ारिये के बाद पैदा हुआ, जिसका नाम था 12 मई, जो पुराने आसिफ और वाक़यात से ही उसने कुछ कशीद किया था, उन पे ग़िज़ा ली थी उसने। तो वो आसिफ एक अरसे ख्वाबीदा रहा, खामोश रहा, लेकिन जब 2008 में ऐसा सेटअप बना, 3 पार्टियों की हुकूमत आई, तो वो आसिफ बेदार हो गया और उसने फिर इतना खून पिया इस शहर का, इतनी लाशें गिराई 12 मई की वजह से गिरी। अभी वो आसिफ ख्वाबीदा है, दोबारा से मतलब मट्टी में चला गया है, लेकिन मुझे डर है, खौफ है कि कहीं वो दोबारा बेदार ना हो जाए। तिकोन इसी को कहते हैं ना, तो आपकी किताब का नाम तो जो 3 पार्टियों से मुनासिबत है, ये भी एक अलामत है तिकोन के, इस तरह भी एक तिकोन है। तो अगर ये कराची है तो कराची की तिकोन ये थी और उसकी चौथी जहद मौत थी उस मामले में। बाकी 12 मई था, यकीनी तौर पे मोहतरमा 12 मई वो पहली ऐसी ज़र्ब थी जिसने अब आपको इस बात पे मजबूर कर दिया कि अब आप उसको जिस तरह आपने कहा कि हकीकत तो उस तरह नहीं बयान की जा सकती, लेकिन अब वो चीज़ आपके हाफजे से आपके ख्याल और आपके एहसास में मुंतकिल हो गई। कहानी का मामला ये है ना कि आपके सीने पे, जैसे एक आपका सीना जो है, राइटर का सीना, वो एक क्या कहेंगे, खेत है जहाँ मट्टी होती है जरखेज, अगर आप लिखना जानते हैं, यानी लिखने के मामले में जरखेज, वरना जरखेजी किसी और मामले में भी हो सकती है। तो जनाब अब होता यह है कि जो वाकया है वो एक बीज की तरह आपके सीने पे गिरता है। कुछ वाकयात फौरन जड़ पकड़ लेते हैं और कुछ वाकयात 17, 18, 20 साल बाद जड़ पकड़ते हैं। तो 12 मई हुआ, उसमें हमने बेपनाह खौफ, अज़ियत, तलखी का तजुर्बा किया। हमने जब कहानियाँ लिखना शुरू की तो यकीनी तौर पे जो पुराना पैटर्न था हमने उसे फॉलो किया। उस वक्त हम भी तरक्की पसंद हुआ करते थे, मतलब फिर उस जमाने में पसंद तो अभी भी है अब भी तरक्की पसंद है। तो मैं कहता हूँ पसंद तो कोई नहीं नहीं, मैं अपने साहबजादे के बारे में कहता हूँ कि वो प्रोग्रेसिव है, उसको रशियन लिटरेचर पसंद है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना चाहता है। मैं कहता हूँ इस उम्र में तो सबके साथ ये होता है। तो बहरहाल अच्छा, दरअसल चूंकि आपको पता है कि हमारा पॉडकास्ट तालिब इल्म ज़्यादा देखते हैं, हमारे बाहर भी माशाल्लाह सब तो देखा जा ही रहा है, तो तरक्की पसंद तहरीक का अगर आप मुख्तसर से कुछ बता देंगे भाई इसका मतलब क्या है, वो लगेगा लोगों को कि शायद मुल्क की तरक्की की बात हो रही हो या मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। नहीं, ये आज के लिए बड़ा खतरनाक हो गया मामला, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ तो नहीं आप? नहीं, हम तो पाकिस्तान की तरक्की के हक में हैं, ख्वाहिशमंद हैं, जिसके इम्कानात तो बहरहाल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। तरक्की पसंद तहरीक बुनियादी तौर पे जो लेफ्ट की मूवमेंट थी, जिसके अंदर कॉल मार्क्स से, उसका दास कैपिटल से हम कह सकते हैं कि उसको जब डिकंस्ट्रक्ट किया गया, उस पर लोगों ने गौर फिक्र किया, मुफक्किर उससे मुतासिर हुए, सियासतदान उससे मुतासिर हुए, अदीब मुतासिर हुए, तो अदीबों के अंदर एक फ़िक्र पैदा हुई कि ऐसा अदब तख्लीक किया जाए जो इंसानियत से जुड़ा, इंसान से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, समाज को बेहतर बनाए और इस नज़रिए को जो इंसानियत का अलंबरदार है उसकी तरवीज करे। तो बस उससे तरक्की पसंद तहरीक का अदब बराए जिंदगी हो, अदब बराए अदब ना हो, ये एक बहुत क्लीशे सा एक तफरीक थी। अदब बराए अदब की बहस तो इतने क्लीशे के मुझे भी पता है ये भी आपने अच्छा कहा। तो 1936 में मेरे ख्याल में पहला इजलास हुआ था, कृष्ण चंद्र साहब ने उसकी, प्रेमचंद ने खुद। अच्छा मुनीब भाई, उसमें भी इकबाल के शेर, मुनीब भाई से आपसे आपके काम के हवाले से बात करेंगे, दो हाथ कर लेंगे। मुझे जरा ये ख्वाहिश है कि पहले हम कराची के हवाले से कुछ आपकी यादें सुने ना, क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, एक अदीब भी हैं, तो आपकी तो दोनों आंखें रोशन है माशाल्लाह। तो जब आप वो बनारस का पुल बनने से पहले औरंगी टाउन दाखिल होते थे तो वो क्या मनाजिर देखे आपने वहाँ की? क्योंकि हम इसलिए
बताना चाहते हैं कि एक तो देखिए हमारे नए बच्चों में शुक्र भी पैदा हो। आजकल मायूसी का एक बड़ा मसला है, कराची के बहुत मसाइल हैं। हमारे अपने इलाके में 12 से 14 घंटे लाइट नहीं होती, पानी भी नहीं है और गैस भी नहीं है, सड़क भी ठीक नहीं है। लेकिन एक वक्त शहर पे, बल्कि कई वक्त शहर पे ऐसे गुजरे जहाँ पर खून रोज़ाना होते थे और कई के कत्ल होते थे। तो वो हम एक तो दायरा के याद भी करना चाहते हैं अपने माजी को, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। दूसरा है कि इससे एक तरह एक तशक्कुर भी पैदा हो बच्चों में कि भाई कि अब चलें, ज़िंदगी सड़क नहीं है लेकिन हम कहीं पहुंच तो सकते हैं ना। आपने तो जो कराची देखा है वहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल असल में थोड़ा सा उसमें कोशिश की कि मैम ये होगा कस्बा के और उन हालात को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा ताकि वो जी असल में बात ये है कि मेरी यादाश्त जो है वो आपको पता है कि 86 में कराची में ख़ासतौर पे इन पश्तून और महाजिर इलाकों में फसादात हुए थे, जिसको 86 के फसादात कहते हैं, जिसमें कस्बा अलीगढ़ के फसादात के नाम से भी मारूफ है। 100 के करीब शहादतें हुई, ज़्यादा हुई, मकानात जले। तो हालांकि उस वक्त मैं सिर्फ 4 बरस का था, लेकिन उस दिन की, उस रात की याद मेरे जहन में जाने क्यों महफूज है कि इंतहाई सर्द रात थी और ख़वातीन को एक घर में इकट्ठा कर दिया गया था पूरे मोहल्ले की, और जो मर्द थे वो बाहर डंडे लेके, लाठियाँ लेके, सब पूरा असला तो नहीं होता था, वो इकट्ठे हो गए और खंबे बजा करते थे। तो वो सिर्फ 86 का एक ही रात मुझे याद है कि इंतहाई सर्द रात थी और एक खातून थी और वो मुसलसल काँप रही थी, उनके दांत बज रहे थे, हामला थी वो, और बाकी लोगों को तो ख़वातीन को इदराक नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन इस कदर खौफ था। तो उस इलाके को हमने बाद में भी देखा, लेकिन ये जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 12 मई का जो मनूस अफरीद था, जब वो जागा तो उसने बहुत खून पिया और उसने उस इलाके को बहुत डिस्टर्ब किया, और उस वजह से उसके जो दाखिली रास्ते चूँकि महदूद थे, जो बनारस का रोड कह लें या अब्दुल्ला कॉलेज से अंदर जाने वाला रोड है, वो रोड बड़ा मुतासिर होता था। अच्छा, इसमें कतई ऐसा नहीं है कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं महाजिर थे या पश्तून थे, इसके ज़िम्मेदार कोई और थे, इसके ज़िम्मेदार सियासतदान थे, इसके ज़िम्मेदार वो लोग थे जिनके पास असला था। आम लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं होते थे, मगर इसमें आम लोग ही मारे गए जो ज़िम्मेदार नहीं थे। तो बहरहाल वो जो ब्रिज बना उसकी स्टोरी बड़ी अजीब है, वो मैंने आपसे जिक्र भी करा था कि वो एक तरह से लिसानी बुनियादों पर बना हुआ ब्रिज था। वो कारोबारी बुनियादों पे नहीं बना था, वो आमदोरफ्त के लिए बना था, क्योंकि आमदोरफ्त के लिए नीचे सड़कें थीं, साइड एरिया से भी एक सड़क आ रही है, यहाँ से भी एक सड़क जा रही है, लेकिन ये इस बुनियाद पे बना था कि एक ज़बान बोलने वाले एक महफूज इलाके से या निस्बतन महफूज इलाके से चढ़ें और महफूज इलाके पे उतर जाएं। तो ये कराची का कितना बड़ा अलमिया है और ये कितना सानिया है, ये एक अफसाना है, ये एक नावल है, बल्कि एक ट्रेजेडी है। तो इस तरह की ट्रेजेडीज़ हमारे इर्द गिर्द हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं समझता हूँ कराची में निस्बतन अमन है, मोबाइल छीने जाते हैं, बहुत अलमिया है, लेकिन वो जो वक्त हमने देखा वो बहुत ही जालिम था। तो आपने लिखा भी फिर उस वक्त को देखकर? जी बिल्कुल। ये भौंकते कुत्तों का जश्न मेरा एक अफसाना है, जो बुनियादी तौर पे कटी पहाड़ी के आसपास के इलाकों में जो लोगों ने कर्ब देखा, जो खौफ देखा, तो वो नज़र आया भौंकते कुत्तों का जश्न। बल्कि मेरा एक अफसाना है जो अब अफसानवी मजमूए में शामिल है, और पहला अफसाना होगा केक और कुत्ते। तो केक और कुत्ते भी उसी इलाके को डिपिक्ट करता है जहाँ दाखिली हिस्सा एक ही है, और जब भी कोई सियासी लिसानी तनाव होगा तो वो दाखिली हिस्सा मुतासिर होगा। और उसके अलावा गर्द का तूफ़ान मेरा एक नॉवलेट है जो उसी किताब में शामिल है, जो मेरी पहली किताब में शामिल है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बहुत से लोगों को जो पंजाब में हैं उन्हें बहुत पसंद आया, जो एंटी MQM है उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे MQM का जो जवाल का ज़माना था। अब कर सकते हैं बात मुनीब भाई, मुझे देख रहे हैं MQM के जो जवाल का ज़माना था, अच्छा वक्त आ गया वो उसे मंजर करता था, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी शिकस्त रीख्त का शिकार होती है, उसके कारकुनान एक दूसरे पे शक करने लगते हैं कि ये कमबख्त मुखबिर तो नहीं बन गया, लोग उठने लगते हैं, कुछ उठते हैं तो गायब हो जाते हैं, जो वापस आते हैं वो मशकूक हो जाते हैं। तो गर्द का तूफान उसके गिर्द था। तो और बल्कि उसमें मैं अगर अर्ज करूँ थोड़ी लिबर्टी लेके कि वो एक इनका वो नॉवलेट ऐसा है कि उसमें कदरे एक थ्रिल किसी एक कैफियत भी है। ये जिस तरह आप हिंदुस्तान की फिल्मों में एक गैंग वॉर्स या उनको माफिया वॉर्स को देखते हैं, बिल्कुल कि पुलिस ने अपना कोई मोल उसमें शामिल कर दिया है, उसमें एक बड़ा ताकतवर एक किरदार खड़ा होता है और फिर वो खुद डिके का शिकार होता है, और किस तरीके से, और उसमें कई ऐसे सीन हैं जो बाकायदा आपको फिल्म के सीन लगते हैं कि एक किरदार लस्सी पी रहा और वहाँ उसको गोली लगती है और उसका खून उस लस्सी के गिलास में शामिल होकर वो मंजर कैसा बनता है। तो वो मतलब बहुत से ऐसे मनाजिर हैं जो कि आपको एक थ्रिल भी देते हैं, विजुअलाइज ज्यादा करने के, रिलेटेबल भी लग रहे हैं मुझे तो। हाँ, जैसे मुश्ताक घोड़े का किरदार था, 3 से 4 सफ़े का किरदार है, सिर्फ वो आता है और कुछ ही देर में मर जाता है।
लेकिन ये कि जिसने भी उस किरदार को पढ़ा उसने उसे आइडेंटिफाई किया या महसूस किया कि ऐसे किरदारों को देख चुका। आपने घोड़ा लगाया मुश्ताक के साथ, तो उसकी जल्दी से मरने की तेजी की वजह से अब ये इत्तेफाक, ये असल में कराची में कुछ नाम ऐसे दिए जाते हैं आज भी बहुत मारूफ है। बिल्कुल, कोई लंगड़ा होता था, कोई गंजा होता था। अच्छा था। इकबाल, एक चीज और बताएं, अभी हम बात भी कर रहे थे इन्हीं वक्तों के दरमियान जब आप सब कुछ देख रहे थे, आम लोगों से भी होने वाली कोई बात हम देखते हैं कि कभी कभार किसी बहुत बहुत संगीन सानहे के दौरान कोई एक आदमी कोई ऐसी बात कह देता है जो कि आपको लगता है कि शायद ये मेरी किसी कही हुई कहानी, लिखे हुए शेर या कहे हुई किसी बड़ी तख्लीक पर भारी होता है। कोई ऐसा तजर्बा भी आपके साथ हुआ कि जब आप 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद वो इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, या ये फसादात के दौरान अपना सफ़र तय कर रहे हैं जब लोग ज़बान के नाम पर मारे जा रहे हैं? अच्छा, 2 वाक़यात मैं आपसे शेयर करूंगा, थोड़े हसास हैं लेकिन ऐसी बातें तमाम आपकी बाशऊर पढ़ने वाले हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, वो मेरी ज़िंदगी का तल्ख़ तरीन दिन था, मुश्किल तरीन दिन था, और वो मेरे अफसानों में नहीं आया, लेकिन मैंने एक नावल लिखा था जो मेरा पहला नावल है, जो किसी ने नहीं पढ़ा जो मैंने मतलब उसे डंप किया हुआ है, नमक का आदमी। तो नमक का आदमी का जो क्लाइमैक्स है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाला जो पूरा दिन है उसी को मंजर करता है, वो आखिरी चैप्टर उसी के गिर्द है। तो उस दिन जिन रास्तों से मैं आ रहा था, उन रास्तों पे जाने क्या कुछ हो रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये इलाके क्यों डिस्टर्ब हैं, क्यों तकसीम हैं, कहीं फायरिंग, कहीं खौफ, गाड़ी ना चलाओ, हम बाइक को घसीटते हुए जा रहे थे। तो मैंने खातून को देखा जिनके साथ 2 बच्चे थे, और वो बच्चे चलते चलते थक जाते तो वो उनके पैरों को सहलाती, दबाती और फिर वो चलना शुरू करते। तो मैंने कहा कि अब मैं अपनी बाइक को घसीट ही रहा हूँ, तो इन बच्चों को मेरी बाइक पे आप बिठा दें, इनको बिठा के घसीट लेते हैं। तो बहरहाल वो खातून फिर मेरे साथ चलते चलते आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी मेट्रो व्हील की तरफ कहीं रहती हूँ। तो हम जब यहाँ पहुँचे सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के पास, उर्दू बाजार, तो वहाँ बहुत ही भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक गाड़ी जली हुई थी और कुछ बच्चे उस पर एक ख़ास तरह के पैटर्न में डंडे बजा रहे थे जैसे ड्रम को पीटते हैं, और एक बहुत ही भयानक किस्म की एक आवाज़ पैदा हो रही थी, दहशतनाक, और बहुत तेज़ फायरिंग होने लगी। हम लोग वहाँ से भागे, फिर किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे साथ लेडीज़ हैं, तुम बाइक स्टार्ट करके चले जाओ। अब बहरहाल तो जब मैं उस इलाके में पहुंचा जिसे मुझे क्रॉस करना था और जहां मेरे खदशात ज़्यादा शदीद थे, तो मैंने उन साहिबा से कहा कि असल में यहाँ बड़ा मसला है, पश्तून महाजिर फसादात हैं, तो वो एक दूसरे को देख के रोकते हैं, तो मुझे खबर नहीं है कि मैं इसे क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा, मेरा मोबाइल छिन चुका था, तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप अपने घर वालों से राब्ते में नहीं होती। मोबाइल छिन गया था? हाँ, वो एक आध थप्पड़ पड़ा, मैंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने कहा चल दफ़ा, तो खैर तो ले गए। हाँ, वो मोबाइल पहले छिन चुका था। तो उन साहिबा ने मेरे कहा कि मतलब इसे कराची वाला इतने कैजुअल तरीके से बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मोबाइल छिन गया था, मतलब छिन गया था, हम बच गए। मतलब ये मुश्ताक घोड़े से भी तेज। हाँ, मतलब उन्होंने इस बात को काबिल जिक्र भी नहीं समझा कि मोबाइल छिन गया। मुश्ताक घोड़े से भी तेज है, तो बिल्कुल 3-4 सफे भी नहीं दिए उसको। ये यहाँ से हम चले थे जहाँ आज का दफ्तर है, पटेल, और वहाँ से फिर जो हैबत दिखते हुए हम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज तक गए। तो वो बहरहाल उन साहिबा ने मुझे, जब हम थोड़ा बेहतर नाज़माबाद की तरफ चले गए, अच्छा वो नाज़माबाद वगैरह में जाके सुकून होना शुरू हो गया था कुछ, लेकिन मेरा मसला तो ये था मुझे औरंगी जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरा तो मोबाइल छिन गया। उन्होंने कहा बेटा अपने घर वालों से बात करो, ये मेरा मोबाइल है। उस वक्त नेटवर्क थोड़ा बहाल होना शुरू हो गया था। मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने उनसे कहा मैं अंदर कैसे जाऊँ, मैं तो इस पर परेशान हूँ कि लिसानी तौर पर तकसीम है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा तुम फिक्र मत करो। उन्होंने कहा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। अब हमने वो सड़क पार की जैसे तैसे, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ है, निकल के हम घर पहुंचे। मेट्रो व्हील पे उनका घर था। अब मैंने कहा आप अपने घर वालों को कॉल करें। उन्होंने अपने घर वालों को कॉल की। अब उनके बेटे आए, लेकिन वो एक ख़ास इलाके से आगे नहीं बढ़ रहे। वो वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आप उन्हें लेके यहाँ आ जाओ। तो ये लतीफ़े भी हुए, ये हादसे भी हुए, ये ट्रेजेडीज भी हुई। मतलब ये तो आप जो शहर जल रहा है उसमें भी जो है ना तकसीम है, ये देखें मतलब बिल्कुल। ये तो मैं आपको बताऊं, लतीफ़ा आपने कहा ना, वो बाद में कोई कमेंट्स आजकल बहुत लोग करते हैं, तो ये कॉमेडी के मानों में अंग्रेजी वाला लतीफ़ा है यार। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, ऐसा वाक़या था, इसको मैंने कभी लिखा नहीं। मैं सोचता हूँ इसको मैं लिखूँ कैसे और इसे कैसे लिखा जा सकता है। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो पश्तो बोलती हैं और फिर हम उन्हें अपने घर लेके आ गए और वहाँ से फिर उनके बेटे लेने आए, तो अब वो कह रहे हैं कि आगे ना आए। अच्छा, वो ये वैसी कॉमेडी इकबाल को बेदी की एक अफसाने का इब्तिदाइया बहुत पसंद है कि वो हंस रहा था और उसकी आंखों में आंसू। वो खुश था
अगरचे रो रहा था। उनका अफसाना है बेदी का लम्स, तो उससे मैंने अपना पेश लफ्ज़ लिखा था पहली किताब का। लम्स में एक जुमला था कि वो खुश था और रो रहा था, तो मुझे लगता था मेरी कैफियत है कि मेरा ये किताब छप गई है और ये किताब बुनियादी तौर पे मेरे आंसू हैं, तो मैं खुश तो हूँ। बहुत अजीब सी बात आ रही है, पता नहीं बाद में हम एडिटिंग पे देखेंगे, रखेंगे, काट देंगे, कि मतलब कराची के जो वाकयात इतने हौलनाक हैं, इस पे तो मजलिसें होनी चाहिए। हाँ, क्या बात आपने कही। इस पे तो मसाइब पढ़ने चाहिए भाई, आप तो मातम करना चाहिए, मातम करना चाहिए। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा काट दूंगा चूंकि ये ज़्यादा हसास है। तो हुआ ये कि जब लिसानी फसादात हुए, इलाके तकसीम होते हैं, तो इलाकों की तकसीम दोस्त समझ जाएंगे कि क्या मामला। मैं फिर कहूँगा इसमें कोई लिसानी ग्रोह ज़बान बोलने वाला जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार कोई और था। खैर, तो हम जब लिसानी फसादात हुए, बहुत बुरे हालात थे। ये वही ज़माना था 12 मई के हवाले से कुछ वो अफरीद दोबारा जागा था, तो तकरीबन 200-250 लोग मारे गए। जब वो चीज़ें सेटल होने की, तो मैं रिक्शे वाले के साथ सफ़र कर रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जिसके बाद मैंने उससे सफ़र में बात नहीं की, मैं खामोश हो गया। फिर अगला जितना सफ़र था हम खामोश रहे। तो हम यही कह रहे थे कि जी लोग मारे गए, फायरिंग हुई होती है, ये होता है, वो होता है। तो उसने कहा कि इस कॉलेज से लड़कियों की एक वैन निकली थी जो घर नहीं पहुंची। बस। अब आप देखें कि मैं आपसे अपने दोस्तों से कहता हूँ कि आप ये समझते हैं कि फिक्शन हकीकत बयान कर सकता है, ये नहीं है। हकीकत तो इतनी तल्ख, इतनी ब्रूटल है, इतनी बेरंग है, तकलीफ दह है कि फिक्शन उसे बयान ही नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये तो एक आप एक और वाकया सुना दें, फिर हम आगे चलते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बता रहे थे। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनाब ये था कि हम दफ्तर में बैठे हुए हैं और ख़बर आ रही है कि इधर फायरिंग हो रही है, उधर फायरिंग हो रही है, और हमने देखा कि अमन के नाम पे कि जी अमन बहाल किया जाए, तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 लीडरान बैठे। मेरे ख्याल में शाहिद सैयद साहब थे, फारूक सत्तार थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रज़ा हैदर थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया कि जी अमन के लिए हम सब सब्र व तहम्मुल से आगे बढ़ेंगे। अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, मैं घर कैसे पहुँचूँगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर चल रही है, नीचे टिगर चल रहे हैं, फला जगह फायरिंग, एक आदमी हलाक, फला जगह फायरिंग। मैं कह रहा हूँ कि अमन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि अमन होगा और ये असल में ये जो बात का इवेंट था ना, जो मैंने आपको अभी बताया कॉलेज वाला, ये उसी सीरीज़ का था। ये बाद में रज़ा हैदर साहब के कत्ल के वक्त भी बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ पूरे शहर में, पश्तून मारे गए, उर्दू बोलने वाले सभी मारे गए। एमके थे। हाँ, तो ये सारे मामलात हुए थे। कोई बैनर लग गया था, ये कहा गया कि अस्करियत पसंद यहाँ लाके आबाद किए जा रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, तालिबानाइजेशन हो रही है कराची के अंदर, इन इलाकों में, पश्तून इलाकों में लाके बिठाया जा रहा है। हुआ भी होगा, चूँकि रियासत तो हमारे यहाँ बहरहाल किस तरह फैसले करती है वो हम नहीं जानते। आम आदमी जिसने बहुत सफ़र किया, और कामरान शाहिद साहब का एक प्रोग्राम था, बहुत ही खौफनाक प्रोग्राम था। मतलब मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, मैं उनकी सहाफ़त से मुत्तफ़िक हूँ या ना हूँ, लेकिन वो उन्होंने जब बहुत ही बुरा हाल था ना, जब वहाँ एम्बुलेंस भी इंटर नहीं हो रही थी, वो किसी तरह एक्सप्रेस की गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जो प्रोग्राम किया वो देख के बंदा मतलब दहल जाए। और वो खुद भी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि मुश्किल लम्हा था, आपको पता नहीं कब कोई गोली आ जाए। आपने अपनी कुछ पहले उसमें भी अब्दुल्ला कॉलेज का बार बार जिक्र आया। फैज साहब अब्दुल्ला कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, तो अब्दुल्ला हारून कॉलेज के, हाँ, लियारी में। और फैज साहब ने उस ज़माने का कराची देखा। वो जो उनकी नज़्म है, मैं उसका एक बंद में पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि वो पढ़ा जाए। यहाँ से शहर को देखो तो हल्का दर हल्का, खिंची है जेल की सूरत हर एक समत फसील, हर एक राह गुज़र गर्दिशे असीरा हैं, न संग मील न मंजिल न मुखलसी की सबील। यहाँ से शहर को देखो तो सारी खलकत में न कोई साहिब तमकी न कोई वाली होश, हर एक मर्द जमा मुजरिम रसन बगुलू, हर एक मर्द जमा मुजरिम रसन बगुलू, हर एक हसीनाए राना कनीज़ हल्का बगोश, जो साए दूर चरागों के गिर्द लर्जा हैं, न जाने महफिल गम है कि बज़्म जामो सुबह, जो रंग हर दरो दीवार पर परेशान हैं, यहाँ से कुछ नहीं खुलता कि ये फूल है कि लहू। फैज साहब इसी नज़्म से मुतासिर होकर आसिफ साहब ने वो अंग्रेजी किताब सीइंग द सिटी फ्रॉम हियर, उसमें उन्होंने कराची की राइटिंग्स बोले भाई जमा की। हैदर भाई की कुर्सी पे तो बैठता नहीं, वो चुप हो जाता। ये हैदर भाई के असरात हैं, जब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अब तो वो जो इकबाल का काम है फिक्शन का, आपने तो उसको अपने रिसर्च में शामिल भी किया। जी बिल्कुल, पूछिए ताकि पहचाने जाए। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि हमने देखा अदब में हर अदीब अपने दौर का सानेहा लिखने की कोशिश करता है। जैसे हमने देखा फसादात के मौके पर जो कुछ लिख दिया गया, या जिस तरह उन चीज़ों का इंतखाब भी करने बैठे हैं आप फसादात के अदब का, चाहे वो नावल हो, अफसाने हो, या फसादात की शायरी भी हो, वो
इस कदर क्लासिक का दर्जा, बल्कि यूं कह लें कि कैनन का दर्जा एक ज़माने में रखती थी कि हर आदमी उसको कहीं ना कहीं अपने पास कोशिश करता था अपनी तख्लीक में जगह दे। मसलन अगर कोई शौकत सिद्दीकी का जिक्र नहीं करता तो हम हैरान होते थे कि यार इसने उर्दू नॉवेल का क्या वो हिस्सा देखा ही नहीं जिसमें कराची का ये जिक्र है। फिर एक हम बड़ा अरसा देखते हैं कि कराची का जिक्र जो है वो बिल्कुल गायब हो गया, नॉवेल और अफसाने से तो बिलखुसूस गायब होना शुरू हो गया। फिर ये नए हज़ारिये में हमने देखा कि कुछ मुख्तसर चीज़ें आई, कुछ चीज़ें कराची में मुरतब करना शुरू की गई। अंग्रेज़ी फ़िक्शन ने तो बहुत ही कुछ लिखा, एंग्लोफोन ने। तो आपने भी क्या कराची का सिर्फ नोहा ही लिखने की कोशिश किया, ये इसने आपको तहरीक दी कि यार इस पे लिखा जाए, क्योंकि बहरहाल अदीब उससे पहचाना तो जाएगा ना। असल में बात यह है कि ये तो मैं इजहार कर रहा हूँ अपने कर्ब का, बताओ सहाफ़ी, बताओ इंसान। ज़रूरी नहीं कि मेरा फिक्शन पढ़ने वाला वो उदासी महसूस कर सके जो उदासी मेरे अंदर है, जो तलखी में, उसकी झलक देख सकता है। जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपने फिक्शन में जो काट है या तलखी है या तंज है या कुछ हद तक मिजाह भी है, और वो जो सारे मुबालगा आराई के फ्लेवर, एक अफसाना है। हमारे एक दोस्त हैं इरफान जावेद साहब, बहुत ही शानदार खाका निगार। आपकी नई आने वाली किताब का उन्वान उन्होंने ही अभी से कह दिया कि ये होगा। बिल्कुल, उन्होंने ही हमें खबर दी हमारी। तो इरफान भाई जो हैं उन्होंने मेरे एक अफसाने को बहुत सराहा और मुझे बहुत खुशी हुई। वो बड़ी पुख्तगी के साथ लिखा गया था, वो था चांद मामू। और चांद मामू, मैंने जैसे अभी आसिफ से कहा कि कभी कभार वाक़यात आपके सीने की ज़मीन पे गिरते हैं, मगर वो बीज जो हैं वो बहुत वक्त लेके जड़ पकड़ते। तो वो मेरी सबसे पुरानी कहानी है। मेरा 20 साल पहले मुझ पर कुछ बीता होगा, तो वो मैंने लिखा, तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने जब मेरा मजमूआ देखा तो उसमें था एक मक्कू दादा की असातीर। अब वो जब आप दोस्त पढ़ेंगे शायद होगा, तो उसमें जो है ना वो फिल्मी मनाजिर भी हैं कि कैसे स्लो मोशन में पर्दा हिल रहा है, कैसे एक शख्स डंडा लेके बाहर निकल रहा है, और कुछ मैजिक रियलिज्म के एलिमेंट्स भी हैं। लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे कराची का कर्व है, एक किरदार है जो खो गया, एक किरदार जो किसी ज़माने में गुंडे बदमाश होते थे जो कहते थे कि ये माँ बहन बैठी हैं इनके सामने, मतलब तमीज़ का दायरा था कि ये माँ बहन रहती हैं यहाँ पे, इज्जत से पेश आओ, ये गलत, ये काम मत करो। लेकिन बाद में जब किसी के पास असला आ गया, मोहम्मद भाई में लिखा है ना मंटो ने इसी तरह का किस्सा, तो बाद में ये कि वो आदमी जिसके पास सिर्फ एक चाकू होता था और वो गुंडा था, बदमाश था, मक्कू दादा था, बाद में किसी ऐसे शख्स के सामने पास जो 5 फीट का है, 4 फीट का है, उसके पास एक पिस्टल आ गई, तो मक्कू दादा गैर मुताल्लिका हो गए। मर्जी का किरदार बदल गए, हथियार, ताकतवर हथियार ने उन्हें गैर मुताल्लिका कर दिया। तो वो जो आपने कहा कि वो पता नहीं किसी फिल्म का एक सीन है, मैंने रील में कहीं देखा, वो चाइनीज फिल्म है शायद, कि वो एक साहब बहुत करतब दिखाते हैं कराटे के आगे, तो दूसरा बंदा छोटे से कद का होता है, वो देखता है तो फिर गोली निकाल के, वो पिस्तौल निकाल के गोली मार देता है। पिस्टल आ गई आपके पास तो फिर वो आतिशी असले का असर तो है। तो जो आपने कहा कि फेयरवेल टू आर्म्स हो गया ये, और जो आपने वेलकम टू आर्म्स है, वेलकम टू आर्म्स, बिल्कुल। असला वैसे एक साहब का मैंने इंटरव्यू किया, बेचारे, उन्हें, मुझे नहीं लगता कि बाद में मीडिया ने उनका बहुत ज़्यादा चर्चा किया। उन्होंने जो बुनियादी उनका ख्याल था वो ये था कि भाई आपको डी वेपनाइजेशन करनी पड़ेगी इस मुल्क में, इस शहर में। आप लोगों से असला ले लें तो अमन बहाल हो ना हो, लेकिन ये जो खून खराबे की जो शिद्दत है, जो स्केल है, वो कम होगा। अब ये पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है कि असला लिया जाए, तो ऐसे ही कि लोगों से क्या मोबाइल वापस कर दो हमें। नहीं तो अब देखें ना, ट्रम्प की हुकूमत आ रही है और वो तो असले का फ़रोग करेंगे, और आप बिल्कुल असला ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और बताएं इकबाल कि ये तो आपके फिक्शन का पहलू, उसमें अगर मुनीब ज़ाहिर कुछ और सवाल करना चाहें तो नहीं, इनके सवाल पे बस मैं लास्ट लाइन ये कहूँगा कि जब आप, जो लोग मेरा फिक्शन पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इतने दुखी हो सकता है कहीं वो मुस्कुराएं भी, कहका भी लगाएं, कहीं उन्हें फिल्मी मंजर भी नज़र आए तो उसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे अपने अंदर की तलखी है वो बहुत, मेरे अंदर एक ब्लैक होल है जो मुझे ही निकल रहा है। अगर हम इनसे यहाँ पे ये फ़ायदा उठाते हुए इस मौके का ये भी पूछ लें, क्योंकि ताकि हमारे जो तलबा हैं वो कुछ सीख सकें कि फ़िक्शन क्यों पढ़ना चाहिए। ये हम इसी तरफ आना चाह रहा था कि कोई और आपके फिक्शन से रिलेट कैसे करेगा जिसने कराची का ये मंजर नहीं देखा, ये माहौल नहीं देखे, और वो अखबारात भी नहीं पढ़े उस जमाने के। असल में देखिए, फिक्शन जो है वो अपने अहद का इजहार होता है, लेकिन वो अपने अहद का फनकाराना इजहार होता है, और जो फनकाराना इजहार है उसको बका है, वो बाकी रहेगा। यानी वो फिल्म्स जो फनकाराना ढप पे पेश की गई, जैसे सिटीजन कैन हो, गॉन विद द विंड हो, मुगल आजम हो, मदर इंडिया हो, ये बाकी हैं। फिल्म्स तो बहुत बनी, आज भी बहुत सी फिल्म्स बन रही हैं, लेकिन बाकी वही रहेंगी जिनके अंदर, अब ऐसी फिल्म्स होती हैं जो फ्लॉप हो जाती हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ मनी रत्नम सर की फिल्म दिल से को, तो वो फिल्म फ्लॉप थी, मगर चूंकि बहुत ही फनकाराना ज़रखेज़ फिल्म थी, उसने
कल्ट स्टेटस हासिल किया। उसकी नाकामी से बहुत सारी फिल्मों के अदाकारों को कुछ सीखने का मौका मिला। हाँ, मिला, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं उस पे वो भी एक ट्रेजेडी के गिर्द है ना, बनने वाली फिल्म है। एग्जैक्टली ऐसा लेकिन उस जमाने में तो ये खुदकश बमबार का तस्वुर हमारे यहाँ तो नहीं था, हम नहीं जानते थे कि ये होगा कि कोई खुद को आके उड़ा देगा। लेकिन वहाँ एक फिल्म बनती है जिसमें एक औरत को दिखाया जा रहा है जो एक सुसाइड बॉम्बर है, तो वो अपने वक्त से आगे की नहीं थी, वो हकीकत ही दिखा रहे थे, हमें इल्म नहीं था। और उस जमाने इत्तेफाक नहीं है कि जो पहला खुद के हमला किए भी शायद एक औरत ने था। औरत नहीं किया था। तो बात यह है कि फिक्शन इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि वो किसी भी अहद का इजहार होता है और फनकाराना इजहार होता है, और वो अजनबी ज़मीनें जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे अफ्रीका की कहानी, लातीनी अमेरिका की कहानी। तो एक बात यह है कि किरदार मुख्तलिफ हो सकते हैं, मौजू मुख्तलिफ हो सकते हैं, सेटिंग मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो एहसास है वो तो एक ही है ना। जो दर्द है, मैं यहाँ पे भी अगर मुझे बुलेट लगेगी तो दर्द महसूस होगा, एक अफ्रीकी को बुलेट लगेगी तो दर्द महसूस होगा, और उसके यहाँ खुशी होगी, विलादत होगी बेटे की या बेटी की, ये भी एक मतलब मसला है। तो वो जश्न मनाएगा अगर उसके यहाँ औलाद होगी, और हम भी। तो खुशी और गम यकसा हैं, दर्द यकसा हैं। तो जब कोई कामलियत के साथ कोई फिक्शन निगार अपना एहसास बयान कर देता है तो हम रिलेट करते हैं। अब जैसे मार्केस सिर्फ ये लिखता था कि बारिश हो रही है, हाँ, तो मुझे लगता था कि मेरे यहाँ बारिश हो। मुझे राना साहब ने किताब पढ़ाई मेरा दागिस्तान, मैं तो बिल्कुल हाँ नहीं, उसमें उसके दिबाचे में तो ये मसला है कि वही आपको लगेगा कि सब कुछ यहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह से उनसियत पैदा हुई ना दागिस्तान के लोगों से, गो के हम कभी वहाँ नहीं गए, लेकिन वो आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो हमारी अजनबी ज़मीनें हैं उनसे एक ताल्लुक़ पैदा होता है। आप एकदम वो बात कह देते ना कि वो कहानी तो एक ही है, खुदा, आदम, हव्वा और शैतान वाली। फिक्शन निगारों के ये तो फिक्शन की क्लास में पढ़ाते भी हैं, बुनियादी कहानी कहने का अंदाज बदल जाता है। ये क्लीशे नहीं है, लोगों को नहीं पता, ये आप सही से बताएं। कहानी के तो बुनियादी किरदार तीन है, खुदा, शैतान और आदम, और ये बदलते रहते हैं। मतलब इसमें जो पोजीशनिंग है बदलती रहती है। और जो इकबाल ने बात की, मैं फिक्शन के ऊपर बात करने को इस्तेकाक तो नहीं रखता, लेकिन एक कारी के तौर पे तो मेरा इस्तेकाक बहुत वसी है। कोई वो हमारे जो उबैद तरीन साहब कहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पॉडकास्ट है, जो दिल चाहे। तो वो ये कि देखें, तारीख जो है ना वो याददाश्त या रिकॉर्ड की सतह पे तो आपके जहन में वाक़यात को जिंदा रखती है। फिक्शन अगर आप, मेरा ख्याल जैसे इकबाल की आपने गुफ्तगू सुनी, आप किसी भी, हम तकसीम के दौरान होने वाले फसादात को देखते हैं तो एक उसकी तारीख है। लेकिन जब हम मतलब कुछ ना पढ़े, अगर कोई, आजकल लोगों के पास वक्त ज़्यादा नहीं, अगर मतलब सिर्फ मंटो के आप सियाह हाशिए पढ़ लें तकसीम के उस हालात को समझने का, तो जब आप इंसानी सतह पे किसी बड़े तारीखी इवेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वो आपको फिक्शन ही उसमें मददगार साबित होता है। क्योंकि ज़ाहिर मौर्रिख का ये काम नहीं है कि वो आपको मतलब वो ये सब कुछ समझाए। मैं ऐसे मुनीब भाई से पूछना चाहूँगा कि ये बहुत पढ़ते हैं ना नॉवेल, अफसाने वगैरह, तो आपकी क्यों दिलचस्पी इतना ज़्यादा पढ़ने की है? अच्छा देखें, बुनियादी बात ये कि जब फिक्शन एक असल में वो है, मुझे तो यूं लगता है कि दूसरी दुनिया में झांकने की एक खिड़की है मेरे लिए ना। और जब भी मैं इस बेमकसद सी जिंदगी से उकताने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कोई बहुत करीबी चीज़ जो है वो शायद मुझे इस मूड से वापस ले आए। तो वो या तो कोई आपबीती होती है उस ज़माने का जिक्र कि जब वाकई लोग ईमानदारी से और अमन से कम वसाइल में भी ज़िंदगी गुजार लेते थे, इतनी दौड़ नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की करना नहीं चाहते थे। या नॉवेल में कम से कम एक लार्जर देन लाइफ इमेज तो मिलेगा, या फिल्म में मिलेगा, नॉवेल में मिलेगा। तो नॉवेल और अफसाना पढ़ने की बुनियादी वजह तो यही है, जो पढ़ना चाहिए, तस्वीर दिखाएगी आपको जिंदगी की। उसमें एक चीज़ और है, देखें कराची एक वो है जो मैं और आप रोजाना चलते फिरते देखते हैं, और किताबों वाला कराची अलग है। एक कराची देखें, हर शहर की एक तस्वीर आप अपने दिल में खुद बनाते हैं। हाँ, तो वो तस्वीर आपकी अपनी होती है। वो फिक्शन निगार आपको वो तस्वीर ना सिर्फ देखना दिखाता है बल्कि बनाना भी दिखाता है, और हो सकता है उसकी तशरीह करना भी आपको सिखाते हैं कि यार आप इसको कैसे देख रहे हैं और मैंने इस तरह देखा, और हम दोनों का तज्जिया एक कैसे हो सकता है। मतलब मुझे किसी एक बहुत ही भोंडी बात समझ आई है कि जिस तरह हम बचपन में 9 बजे का खबरनामा देखते थे पीटीवी पे, तो पीटीवी पर भी कराची की तस्वीर होती थी, सब शहर में अमन है, चैल निकल रहा है। एक बड़ा मशहूर लतीफा है कि मंगल के दिन हड़ताल की कॉल पे बड़े गोश्त की दुकानें खुली होती हैं। जी जी जी, दुकानें खुली होती। यार थोड़ा पीछे चलाए, गोश्त की दुकानों के बाहर जाली भी लगा देते थे, ये लिखा हुआ है। मंगल वाला खास तौर पे था कि मंगल को नागा होता है, नागा होता है। अच्छा, इस नस्ल ने मेरे ख्याल है नागे का जिक्र सुना भी नहीं होगा, तो शहर में सातों दिन सब कुछ ही दस्तयाब है। कि मंगल को कमेला बंद होता तो बड़ा गोश्त नहीं, तो मामला ही खत्म। भूली बस्ती से एक चीज आप लोगों से मैं थोड़ा, फिर मैं असल में थोड़ा दादा इसलिए वो कर रहा हूँ, इकबाल से लेवरेज इसलिए ले रहा हूँ कि इकबाल से ये तो फिक्शन है। आपने इस शहर को एक और लेंस से भी देखा है, बल्कि इस शहर को, इसके लोगों को इंटरव्यू आपके 700-800 इंटरव्यू हैं। हाँ, ये हम कल बात इस पे कर भी रहे थे कि ये एक ऐसा, मेरे ख्याल बहुत कम कराची में ऐसे सहाफ़ी होंगे जिनको ये मौका मिला कि उसने इस शहर के नुमाया लोग, हर
तबके से ताल्लुक रखने वाले, बल्कि सिर्फ शहर नहीं, मुल्क के जो नुमाइंदा लोग शहर तो वो मतलब वो जो ऐसे लोग जो कराची से ताल्लुक रखते थे और मुल्क के भी नुमाइंदे थे, उनमें आपके वो इंटरव्यू भी शामिल है जो मुल्की सतह की शख्सियत के भी हैं। तो इसमें अगर आप हमें बताएं कि इसमें जो ये इन लोगों से मुलाकातें हुई हैं आपकी, कोई ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि यार मुझे खुद भी एहसास हुआ इनसे मिलकर पहली मरतबा कि हमें इनको क्यों नहीं जानता था, और लोग अब भी नहीं जानते उनको? नहीं, कई लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इवन अगर मैंने स्पोर्ट्स में बहुत से लोगों का किया तो चले, हनीफ मोहम्मद को तो आप जानते हैं, राशिद लतीफ़ को जानते हैं, लेकिन जब आप लियारी जाते हैं वहाँ आप उन फुटबॉलर से मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उन रेफरीज से मिलते हैं जो इंटरनेशनल मुकाबलों में रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, तो बॉक्सर्स मिलते हैं तो आप हैरान होते हैं। तो आप यकीनी तौर पर हम उन्हें नहीं जानते थे। हम जब उनसे मिलते हैं हमें ये खबर थी कि हाँ इंटरनेशनल बॉक्सर हैं या किसी ओहदे पर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर मिर्ज़ा अहमद जमील, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो जब मैं उनसे मिला तो नूरी नस्तलीक, या समझें कि जो बुनियादी तौर पे जो उर्दू ज़बान थी वो नस्तलीक फ़ॉन्ट में दस्तयाब नहीं थी प्रिंट के लिए। आपको याद है वो बदेसी ज़बानों का किताब घर मास्को से किताबें आती थी, वो नुस्खा, तो उन्हें पढ़ते हुए ऐसी बात है वो लुत्फ़ नहीं आता। उर्दू के रीडर का मसला ये था कि वो नस्तलीक ही में पढ़ना चाहता था। हालांकि जमील साहब ने मुझे बताया, मैं इस बारे में नहीं जानता कि तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं, कि ईरान में लोगों ने उनसे कहा कि हम तो जी नस्तलीक के चक्कर से निकल चुके हैं, हम तो उसी फ़ॉन्ट में शाये कर रहे हैं, नुस्ख में कर रहे हैं, और लोग उससे हम आहंग हो गए। इन्होंने कहा यहाँ नहीं हो रहे। तो चूँकि यहाँ डिजिटली नस्तलीक दस्तयाब नहीं था, मौजूद नहीं था, इसी वजह से जो कातिब थे वो राज किया करते थे। कातिब का ठस्सा था, कातिब ही ताकतवर था, और ठीक है उसका हक भी था, और उसकी गलती कुछ का कुछ कर देते थे। अताउल्लाह काज़मी तो अक्सर लिखते हैं कि यार मेरे अक्सर कॉलम उसने खुद ख़राब किए, लिख दिए, और मतलब आप तब्दीली नहीं करवा सकते थे, आप जाके दरख्वास्त करते थे, एडिटर साहब से कहते थे कि सर करवाएं। तो ये जंग लाहौर निकल रहा था, लाहौर से जंग का इजरा हो रहा था। उस ज़माने में खलील रहमान साहब और मीर खलील रहमान साहब थे, वो कोशिश कर रहे थे, और अहमद मिर्ज़ा जमील साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ तकनीकी काम किए। असल में तो उन्होंने तख्तियाँ लिखी थी और फिर किसी तरह उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, तो आखिर जो नस्तलीक था वो डिजिटली या प्रिंट की शक्ल में दस्तयाब हो गया, कंप्यूटर से हम आहंग हो गया आसान अल्फाज में। और ये जो कातिब पे हम रिलाई किया करते थे बहुत ज़्यादा, वो रिलाई कम हुआ, और कह सकते हैं कि उससे उर्दू ज़बान को पर मिल गए। तो वो एक ऐसे शख्स थे जिनसे मिलके मुझे लगा कि भाई इनका तो बहुत ज़्यादा एहसानात है, और अगर ये ना होते तो पता नहीं उर्दू ज़बान अभी किस हाल में होती। तो हम बहुत से लोगों ने नहीं जानते थे। मादाम रुतफ़ाओ का आपने, हाँ वो तो खैर अब उन पर बात क्या नहीं, उन पे करनी चाहिए बात। नहीं, वो तो एक ऐसी औरत थी, फरिश्ता सिफत औरत थी, वो आ रही थी अपने वतन से, यानी उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, वहाँ वो किसी तरह जिंदा बच गई। बमबारी हो रही है, बम्बार्टमेंट हो रही है, और हिटलर की फ़ौज है और इत्तेहादी फ़ौज है, किसी तरह उसने सरवाइव किया। फिर वो थोड़ा मज़हब की जानिब चली गई, नन बन गई, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाके खिदमत करूँगी। तो ये देखें कि कुदरत का करिश्मा देखें, अल्लाह की मर्ज़ी देखें कि वो उस ज़माने में जर्मनी से शायद हिंदुस्तान बराह रास्त आप नहीं जाते, वो फेरी से बंदरगाह जो है ना, तो आपको कुछ देर के लिए कराची में स्टे करना था। उन्होंने कराची में स्टे किया, डॉक्टर थी वो, तो यहाँ जो चर्च का सेटअप था उसमें थी। तो यहाँ सिस्टर बर्निस वार्गस थी, अगर तलफ़ुज़ गलत हो तो माज़रत, वो मैक्सिकन थी। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इंडिया जाना है। तो उन्होंने कहा यार जज़ामियों की एक बस्ती है, तो वहाँ कुछ मदद की ज़रूरत है, तो चले चलो। तो बस वो अल्लाह ताला ने वो लम्हा रखा था, तो वो सिस्टर उन्हें लेके गई। तो डॉक्टर रुतफ़ा ने जब वहाँ लोगों के हालात देखे तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो जो दर्द है, कर्ब है, उसे सोचा नहीं जा सकता। यहाँ तो इंसानियत मतलब की तज़लील भी मतलब नाकाफ़ी लफ्ज़, यानी जो औरत वर्ल्ड वॉर 2 देख चुकी थी साहब, वो यहाँ आके हिल गई कि ये क्या है। जज़ामियों की बस्ती देख के जो औरत वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव कर चुकी थी वो यहाँ आके ढह गई, और उसने कहा कि अब मैं यहीं रुकूंगी। तो सिस्टर बर्निस वार्गस का शुक्रिया पाकिस्तानियों को करना चाहिए, और डॉक्टर रुतफ़ा, और उन्होंने 50-60 साल यहाँ, लेकिन हमने उनकी उस तरह से तकरीम नहीं की। मेरी एक मुलाकात हुई डॉक्टर साहिबा से, वो मुझे बड़ी अब खुशनसीबी महसूस होती है जब मैं रिपोर्टिंग करता था द न्यूज़ में। लेकिन जब उनके बारे में पढ़ा तो हमें लगा कि ये तो हमारे असल हीरो हैं, इनके बारे में पढ़ाना चाहिए, इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन लोगों को मेरे ख्याल में ईदी साहब और डॉक्टर रुतफ़ा जो खिदमत का दौरानिया है ना,
निस्फ सदी या उससे कुछ ज़्यादा, इसकी मिसाल तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, इकबाल का मैं इसलिए भी इस मामले में मैंने रुतफ़ाव को इसलिए जिक्र किया कि मैं इनका एहसानमंद इस मामले में हूँ कि दायरे मैंने रुतफ़ाव को पहली मरतबा इनकी इंटरव्यू से जाना, फिर मैं किसी एक और इदारे में चला गया दुनिया में, तो मैंने फिर वहाँ मादाम का एक इंटरव्यू भी किया, मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ। तो मुझे एक चीज़ याद है, मैंने उनके वालिद जो है पब्लिशिंग का काम करते थे, तो मैंने कहा कि मादाम कभी ऐसा हुआ आपसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी हो अपने बाप की लाइब्रेरी में, या कोई चीज़ जिसने आपको मतलब इस तरफ लेकर आए हो? ज़ाहिर है, एक तो जंग, आपको पता है कि दूसरी आलमी जंग ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जो अलमी जन्म दिए थे, उसने दुनिया की पूरी यूरोप की नफ्सियात को तो बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल अदब को बदल दिया, अदब को बदल दिया, आर्ट को फिल्म बदल दिया, हर चीज़ को बदल दिया था। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, कह लेंगे मेरे अब्बा की लाइब्रेरी में एक किताब थी और उसमें एक अजीब मैंने वाक़या पढ़ा था कि एक शख्स होता है जो कंसंट्रेशन कैंप से किसी तरीके से फ़रार हो जाता है। तो फरार होने के बाद वो शख्स जो है, उसको कंसंट्रेशन कैंप से कुछ लोगों को निकाला जाता है, तो वो फरार होने के बाद किसी अस्पताल के बाहर एक ऐसे आदमी को देख लेता है जो कंसंट्रेशन कैंप से निकल के वहाँ किसी को इलाज के लिए लाया जा रहा होता है या कोई उसके इलाज की कोशिश की जा रही होती है मीनवाइल। तो वो जो आके स्ट्रेचर पे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ता है और ना बड़ा उसको देख कर रोना लग जाता है, उसको पहचान, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो वो जिस शख्स का हाथ पकड़ता है वो भी उसको पहचानने के बाद कहता है कि तुम अब क्यों रह रहे हो, जिस तकलीफ को तुमने हमारे साथ बर्दाश्त नहीं किया उस पर तुम रो कैसे सकते हो। तो कहती हैं ये बात थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं किसी आदमी की तकलीफ को देख के सिर्फ आंसू कैसे बहा सकती हूँ अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो मेरे कदम जो हैं अगर रोक लिए किसी चीज़ ने यहाँ पर, मुझे याद है अच्छी तरह, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जिसने दूसरी आलमी जंग की सानिया देखा, उन्होंने लिखा भी अपनी किताब में, जो उनकी किताब है आप बीती वाली, हाँ। उसमें उन्होंने ये भी है कि वो जब कहती हैं मैं पहली मरतबा उस बस्ती की हदूद में दाखिल हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मुझे कै होगी इतनी बदबू थी वहाँ पर, यानी उस खुली बस्ती में इतनी बदबू थी। तो जाहिर है कि फिर इस तरह आपने और बहुत से लोगों को अगर हम देखें तो जो एक्सप्रेस का जो मेरे ख्याल प्रोफाइल का पेज था, जी, उसके ज़रिए इकबाल ने, हमारे दोस्त महमूद अल हसन हैं, हमारे और दीगर दोस्त हैं एक्सप्रेस में जो थे, उन्होंने बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को ऐसे लोग जिनकी कहानी ऐसे लोग जिनकी कहानी लोगों तक नहीं पहुंची थी उन्हें किया। तो डॉक्टर रुस्तफा के बारे में वैसे मैं एक बात कहूँ कि अब ये मुमकिन ही नहीं है, जैसे हम हकीकत को फिक्शन में बयान नहीं कर सकते, अब डॉक्टर रुस्तफा की खिदमात को बयान ही नहीं कर सकते, ये तो नामुमकिन है। और मेरी मुलाकात हुई, आसिफ साहब की मुलाकात हुई, तो हम एहसानमंद हैं अपने उस्ताद एहफाजुर रहमान साहब, क्योंकि हम भी इल्म थे, नौजवान थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, थोड़े फिल्म्स देखते थे, कितना जानते थे। वो तो फिर एक इंस्टीट्यूट थे, एक यूनिवर्सिटी थे, तो उन्होंने बताया नहीं, मतलब देखिए ना, रियासती सतह पर जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में उनके बारे में लोगों को आगाही देनी चाहिए थी, ये तो हमने जुल्म किया उन पर। नहीं हुआ, नहीं, हमें भी तो हमारे उस्ताद ने बताया, एहफाजुर रहमान साहब ने, कि भाई तुम लोग तो जाहिल हो, कहाँ घूमते फिर रहे हो। नहीं, देखे ना, आम लोग तो हम जैसे जाहिल ही होते ना, लेकिन हमें मतलब मालूमात देना किसका काम है। लेकिन जब इसमें जो बात इकबाल कहना चाह रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल ये भी है कि सहाफ़त में भी अगर एहफाजुर रहमान ना होते तो हमें भी इल्म नहीं होता शायद, मतलब हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस शायद वो ना होती है। रियासत के साथ मीडिया और समाज भी जिम्मेदार है, मीडिया और समाज भी जिम्मेदार। और एहफाजुर रहमान ने, मतलब मैदाम रुतफाऊ नहीं, इकबाल को तो ज़ाहिर है इनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है जी, कि एहफाज साहब को मालूम था कि कौन से लोग हैं जो कभी जबर के खिलाफ खड़े हुए हैं, कौन से लोग हैं जो जिन्होंने मुआशरे के किसी जख्म पे मरहम रखा है, तो वो उन लोगों के नाम जानते थे ना, वो उन लोगों को जानते थे। तो उन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते, मतलब ये हम सहाफ़ियों के लिए भी एक बहुत अहम बात है जी, कि आप हमेशा जो हम अंडरडॉग्स होते हैं सोसाइटी के, उसको हम, मतलब एहफाजुर रहमान को एक प्लेटफॉर्म मिला, वो मैगजीन एडिटर थे, उन्होंने अपने इस पूरे दौर में, मतलब मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेस का जो प्रोफाइल का जो पेज है, वो एक इतना बड़ा आर्काइव है कि उसके अंदर इतना बड़ा आर्काइव है कि उसकी सिर्फ शख्सियात को एक जगह कंपाइलेशन जमा कर ली जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लोगों को जानते हैं, ये पता नहीं चलेगा, आपको ये पता चलेगा कितने लोगों को नहीं जानते। सही तो ये एहफाजुर रहमान ने, एक आदमी ने ये काम किया, और ये उस वक्त जारी लोग, इनका कैरियर शुरू हो रहा था, ये हैं महमूद अल हसन हैं, हमारे और लोग इस्लामाबाद से भी इंटरव्यूज़ करते थे। मैं कोई नाम भूल जाए तो मैं, मतलब मुझे नाम तो भूल ही जाते हैं, तो भाई आप देखें नाम बताने का मुकाबला तो आप बताएं, आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में हम सुनना चाहते हैं ना, कि आपको हमने बतौर एक कराची वाला देख लिया, हमने एक अदीब के तौर पर देखा, फिक्शन निगाह के तौर पर, आप बतौर सहाफ़ी, वो आपका कैरियर कैसा रहा, किन इदारों में आपने काम किया, वहाँ की कुछ जुड़ी हुई यादें? भाई देखें, ये तो तवील कहानी है। मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया,
उसके बाद हर कामयाब आदमी की तरह मैं 2 साल बेरोज़गार रहा और इस असना में मज़ीद मुझे कामयाबी मिली कि मेरी शादी भी हो गई, तो मेरा कर्व जो था वो बढ़ता चला गया। बहरहाल तो उसके बाद फिर कुछ अरसे में जुर्रत में कॉलम लिखता रहा, जुर्रत में डेस्क पे भी बैठा, लेकिन वो मुलाजमत नहीं थी बाकायदा। फिर एक डाइजेस्ट निकलता था, वहाँ कुछ सिर्फ जुर्रत थी आप। हाँ, वो सिर्फ मेरी जुर्रत थी और कुछ ऐसे एक डाइजेस्ट में भी काम किया। वो भी जुर्रत के बाद जसारत भी करेंगे आप? हाँ, नहीं जसारत नहीं कर सके, रास्ता वैसे इसी तरह गुजरता है। लेकिन ये कि हमारी कर सके ना जंग कर सके। खुशकिस्मती जो है, बड़ा अजीब वाकया है कि मैंने 2 आर्टिकल लिखे, एक गौतम बुद्ध पे लिखा और एक गुरु रजनीश पे लिखा, और मैंने ये जाना ही नहीं कि राइट और लेफ्ट भी कुछ होता है और कुछ हमारे यहाँ रिलीजियस नैरेटिव है। मैंने एक आर्टिकल भेजा जंग को और एक भेजा एक्सप्रेस को, और जो मैंने कहा ये ओशो वाला जो है ना, गुरु रजनीश वाला, ये ज़्यादा अहम है तो ये जंग को भेजते हैं। तो वो एक्सप्रेस वालों ने तो गौतम बुद्ध पे छाप दिया, और हमें तो फिक्र ही नहीं है इस बात की, अहफाज साहब वहाँ एडिटर थे, हम तो जानते ही नहीं थे अहफाज साहब कौन है। ये चला गया इधर, लेकिन ये छप नहीं रहा था। सही है, गुरु रजनीश बहुत कंट्रोवर्शियल किरदार रहा है, हमारे यहाँ नापसंदीदा भी रहा है, तो तंग आके वो भी मैंने एक्सप्रेस भेज दिया, वो भी छप गया। वाह भाई, यहाँ तो कोई अजीब गरीब मामला चल रहे हैं। फिर वहाँ एक साहब से रब्ता किया, आसिफ मालिक साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। उन्होंने बराह रास्त तो मेरा उनसे उस वक्त रब्ता नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि अच्छा तुम करते हो तो जाओ नेशनल ज्योग्राफिक से तर्जुमा करके लाओ वगैरह वगैरह। जब तर्जुमा करके मैंने भिजवाया तो उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी गलतियाँ, लेकिन चलो मैं छाप देता हूँ। अच्छा अब ये करो। अब जब मैं दूसरा टास्क कर रहा था वो ये था, उस ज़माने में एक सर्वे हो रहा था कि दुनिया के नई दुनिया के 7 अजाइब कौन से हैं। पुराने अजाइब तो हम जानते हैं ना, दीवार चीन था ये, और उनमें से अक्सर अजाइब जो हैं अहराम मिस्र समेत, सिर्फ अहराम मिस्र के अलावा अब ख्याली हैं जो पुराने 7 अजाइब हैं। तो नए अजाइब कौन से हो सकते हैं? तो उस पर जब मैंने एक आर्टिकल लिख के भेजा तो वहाँ फ़ोन रिसीव करने वाले साहब अब बदल चुके थे। उनका नाम तो उस्मान जामी, वो भी हमारे उस्ताद हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आपने भेजा, बहुत अच्छी बात है, आप मैं शायद करता हूँ। अब वो ताज़ा उस ज़माने में मैगजीन इंचार्ज हुए थे एक्सप्रेस के। और उन्होंने मुझे एक और टास्क भी दे दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया बहुत ही दुख के साथ कि हुआ ये है कि वो आर्टिकल तो लाहौर से किसी इन हाउस जो था उसने लिख के भेज दिया है, आपका तो अब शायद नहीं हो सकता। तो मैंने थोड़ा सा सदमे का इजहार किया, एक्टिंग की। जिंदगी तो हमारी वैसी सदमा थी मुसलसल, तो हमने थोड़ी सी अदाकारी की, सर देखें इतनी मेहनत की थी, हम लोग गरीब लोग हैं वगैरह वगैरह। तो फिक्शन निकाल रहे हैं आप, उन्होंने से बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात है कि यहाँ एक जॉब क्रिएट हो रही है, ओए होए होए आप आके इंटरव्यू दे दें। तो आप यकीन माने कि मैं एयरपोर्ट पे था जब उन्होंने ये बात कही, मैं घर आया, बाइक छोड़ने वाले थे नहीं वो हम अचानक वो टेलीफोन कॉल नहीं रुके, बड़ा फिल्मी है ये, आपने अच्छा कहा, इसको मैं अगले नॉवल में शामिल कर लेंगे। तो अब मैं उनके पास पहुंचा तो अब उन्होंने कहा कि अहफाजुर रहमान साहब आपका इंटरव्यू करेंगे। मैं जानता नहीं था अहफाजुर रहमान साहब कौन है, उन्होंने आके मुझे बताया मैं अहफाजुर रहमान हूँ। बहरहाल भाई वो उन्होंने कहा कि आपकी जॉब हो जाएगी। तो एक्सप्रेस से मैं वाबस्ता हुआ, अगले 10 साल मेरे एक्सप्रेस में गुजरे और मुझे इतना रिगड़ा लगा मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे सफ़े पूरे सुर्ख हो जाते थे, मुझे लगता था मैं अशफाक अहमद, बानो कुस्सिया और कुतुबुल्लाह शाहाब को पढ़ चुका हूँ। वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ लिखना नहीं जानता, जुमला कैसे लिखना है मुझे नहीं पता। तो ये वो मेरे मोहसिन है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर इकबाल खुर्शीद की राइटिंग में एक खूबी है, लोग मुझसे बहुत कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं कहता हूँ अगर एक खूबी है, ये 10 खूबियाँ हैं, उन सब का सबब अहफाजुर रहमान है, और जितनी खामियाँ उसका सबब मैं हूँ। तो सब कुछ अहफाज साहब की वजह से हमने जो लिखना सीखा, अगर एक लफ्ज़ सीखा 1000 लफ्ज़ लिखे। एक ऐसा वक्त आया कि एक रात में मैं 8-8 हज़ार अल्फाज की स्क्रिप्ट लिख लिया करता था, सब अहफाज साहब की वजह से। और 10 साल वहाँ गुजरे। मैं और आप दोनों ही मिलकर ये बात कह सकते हैं मुत्तफ़िक़। वैसे तो आप और मैं मिलके गिरिया भी कर सकते हैं बहुत सी बातों में, लेकिन आप फरमाएं। वो ये कि हम कम से कम हमारी ज़िंदगी में तो जॉब इंटरव्यू करने वाले में आखिरी आदमी अहफाज साहब थे सहाफ़त में, जो उम्मीदवार से या आदमी से जो इंटरव्यू पूछा करते थे कि आप पढ़ते भी, आखिरी किताब कौन सी पढ़ी, उसके लिए खुद भी तो पढ़ना पड़ता ना। हमने उन्हें इसी तरह मुतासिर किया, सर आग का दरिया पढ़िए, उदास फसलें पढ़िए। जब आप कह देते थे ना, तो अब जब आपने कह दिया तो फिर अब आप तैयार रहें। और उसमें एक चीज़ और भी, वाइवा भी होगा, और दूसरा एक चीज़ होती है फिर अहफाज साहब आपसे वो चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, आपसे किताबें डिस्कस, फिल्में कितनी उनको फिल्म का ज़ौक़ उनका बहुत अच्छा। कहते थे डॉक्टर जिवागो जो है वो तुमने देखी नहीं देखी, तो वो सीडी लाके दिया करते थे, गॉन विद द विंड। और ऐसे भी होता था कि दफ्तर में काम है, तो मेरा एक उस जमाने में मिर्जा अथर बेग का नॉवेल आया था गुलाम बाग, इतना ज़ख़ीम नॉवेल है, मुश्किल नॉवेल है। उस जमाने में दफ्तर में वो अखबारात के सफ़े कम हो जाते हैं ना, तो ये था कि काम थोड़ा कम है,
तो मेरा ये था, मैं दफ्तर पहुंचता था और बैग से निकाल के नॉवल पढ़ना शुरू करता था, लंच का वफा होता था, जाके लंच करता था, वापस आके फिर किताब पढ़ता था, छुट्टी हो जाती थी, घर आ जाता था। अच्छा, ये मैगजीन वाली नौकरी बादशाहत की होती है? कल ही राना साहब मुझे बता रहे थे इस एतबार से अब कि साहब बादशाह की नौकरी जो है ना वो इसमें उतना मैगजीन वाली बादशाहत देखने की वालों है। के लिए वाजे कर दें, क्योंकि मैंने मैगजीन के बराबर वाले कमरे में काम किया है कि भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, हाँ, वो जब हाँ, मैगजीन नहीं। निकलने की वक्त होता है बहुत, तो वहाँ पे हाँ। मारधाड़ होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैगजीन निकलने के बाद शुरू के 1-2 दिन बड़े आसानी के होते हैं। ये जैसे इकबाल कह रहे हैं ना, अचानक अब वो सफात कम हो गया था ना। कमर्शियलिज्म होता है, मतलब हाँ। अब इनके पास 3 सफात हैं, किसी के पास 2 सफात हैं, किसी के पास 4 सफात हैं। वो जिम्मेदारियां कम हो गई। अचानक पता चला कि जी इश्तारात की वजह से सफा कम हो गया, आपका 2 सफात कम हो गया, यानी कि उस वीक में कम हो उस गया। वीक में कम हो गया, या कुछ एक महीने के लिए एक महीने के लिए सफात की तादाद कम हो गई, तो कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाती थी। अच्छा, फिर दायरे है कि मैगजीन वाले लोगों पर खबर की तरीके थे, का दबाव रोजाना नहीं की होता। बुनियाद पर रोशनी चीजें देना प्रेशर नहीं उनको। होता, यानी हाँ। आप तो दायरे आपको जी हाँ, डेस्क पे मैं हैं, तो आपको पता है डेस्क कि पे आपने तो हम कॉपी तो तैयार जाएंगे, तैयार करेंगे, छापेंगे, हाँ। घर आके नहीं, सोएंगे, उनके फिर यहाँ वो एक सुबह उठ के हफ्ते दोबारा का छाप निकल एक जाएंगे। हफ्ते का वफा होता है। असल में होता ये है कि कहा कि जी सफात कम हो गए तो 2 मसले हैं, एक तो काम कम हो गया, दूसरा ये अंदेशा कि अब हम डाउन साइज होने वाले हैं। हाँ, ये कि तलवार हम अपनी लटक रही है सीवियां निकाल मुस्तकिल। निकाल के हाँ। लोगों को इदारों में अब वो भेजते तो हैं। फिर तो हुआ उसी- भी वो होता हाँ, भी है। तो लोग उसी सीवियां असल में- भेज रहे थे, आप नॉवेल पढ़ रहे नहीं, थे। सीवी भेजने के बाद पढ़ा, इतनी बेवकूफी मैंने बहरहाल नहीं की। लेकिन ये कि एफाज साहब वाज अ मैजिशियन, आशिक है मगर नवाकिफ है। इतनी गलती नहीं की हमने। तो आपने 10 साल गुजारे वहाँ पे 10 साल एक्सप्रेस में गुजरे, फिर? तकरीबन 700 के करीब इंटरव्यूज किए। उस वक्त हमारे बहुत ही काबिल दोस्त हैं, एक राना मोहम्मद आसिफ उनका नाम है, वो दुनिया अखबार में जा चुके थे और दुनिया में जाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत ही काबिल आदमी है। तो अब हमें दुनिया से ऑफर आई अजीब गरीब तरीके से। अब वो क्या कहानी मैं बयान करूं। मैंने वो सोहेल बड़ाई साहब वहाँ गए अब थे। कौन सा मीडिया बचा पाकिस्तान में ऐसा? भाई एक दिन ना वो अखबार रहा। अच्छा, क्या हमारी जिंदगी जो है ना वो सारी कहानियां ही हैं सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब एक वक्त आया हो सकता है मैं अजायब घर में रखा है, हाँ, क्योंकि रखा हमने है। प्रिंट मीडिया में काम किया है भाई। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहानी है वो? तारड़ साहब का सख्त सर्दी के दिन थे। तारड़ साहब के एदाद में कराची में एक इवेंट रखा गया, उर्दू कॉन्फ्रेंस में तारड़ साहब आए हुए थे। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि तुम आके वहाँ कुछ पढ़ो, और मैंने रात को आर्टिकल लिखा। वो इतनी सुबह प्रिंट हो ही नहीं सकता था, मैं सेलफोन पर उसका PDF बना के ले गया, वहाँ मैंने पढ़ा। तारड़ साहब मौजूद थे वहाँ। एक बार मुझे ना एक नंबर से कॉल आई, तो मैं उसे रिसीव नहीं कर सका। फिर मुबशिर अली जैदी की मुझे कॉल आई। जैदी उस वक्त शायद अमेरिका नहीं गया था। नहीं गए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि सोहेल बड़ाई साहब आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन शायद आपने अजनबी जान के ना उठाया। मैंने कहा नहीं, मैं तो सब अजनबियों के फ़ोन उठा लेता हूँ, मेरा नंबर तो वैसे ही अवामी है। लेकिन बहरहाल मैं शायद सफ़र में था। बड़ाई साहब ने कहा कि हम वहाँ 1 मिनट स्टोरी का कहानी का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, ऐसे जंग में है, तो आप आए, हमें ज्वाइन करें। तो अभी कुछ अर्से पहले बड़ाई साहब से उर्दू कॉन्फ्रेंस में ही मेरी मुलाकात हुई। तो हुआ ये, मैं आपको बताऊं, अजीब व गरीब हमारी ज़िंदगी है। हम एक्सप्रेस से इतनी मोहब्बत करते थे, हम एफाज साहब से इतनी मोहब्बत करते थे, हम वहाँ इतने कंफर्ट जोन में वो थे। थे भी। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो मैंने सोचा कि ना जाने का तरीका ये है कि वो तो इसरार कर रहे हैं, मुबशिर भी बीच में पड़ चुका है, और मेरी सलाहियतों पर उन्हें एतबार है, क्योंकि मुबशिर तस्दीक कर रहा है। तो क्या तरीका हो सकता है बचने का। मैंने कहा कमबख्त तनख्वाह इतनी बताओ कि खुद ही मना कर दें। तो मैंने बहुत तनख्वाह बताई अपने लिहाज से, बहुत। अब तो वो तनख्वाह खैर इतनी मानी नहीं, जितना हम बहुत सोच सकते हाँ, थे। उस वक्त के लिहाज से बहुत थी। उन्होंने 4 दिन बाद फ़ोन करके कहा जो तनख्वाह आपने कही थी हमने उस पर आपको हायर कर लिया, अब आप आके ज्वाइन कर लें। अब मुझे तो मौत पड़ गई, अब मैं कैसे ज्वाइन करूं। अब मैं टाले जा रहा हूं मामले को। खैर, तो बहरहाल जब हम दुनिया गए तो ये दुनिया से चले गए। अच्छा, आपके साथ वो वो उस्ताद तो बड़े हो गया ना, दुनिया से चले गए। नहीं, ये तो वो हो गया ना कि वो सारी दुनिया के हैं वो मेरे सिवा, हाँ। मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए। जिनके लिए ये इनके साथ वही हुआ जो बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ हुआ था, कि उन्होंने कि आसिफ को उनको कहा था उन्होंने कि भाई ये नहीं, मुगल आजम के लिए नहीं दे पाएगा इतने पैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका तरीका ये कि मैं इससे इतने पैसे मांगूंगा, हाँ। ये एक ठुमरी कितने पैसे कौन देगा मुझे। 75,000 रुपये 1 लाख। मांगे थे। जी जी 1 लाख ही 75,000। 1 लाख रुपए। तो ये दुनिया से चले गए थे। कुछ ऐसे में दुनिया में रहा, फिर वहाँ से डाउनसाइज हुआ। बहुत ही खुशगवार लम्हात थे। उसके बाद फिर कुछ ऐसे इधर उधर कोट पहन के इंटरव्यू देता रहा। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने कोशिशें की, पता नहीं किसकी कोशिशें रंग लाई, तो मैं ARY वेब से वाबस्ता हो गया। अच्छा, वो मेरी कैरियर में टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको पता है कि एक्सप्रेस में ये सब कुदरत के खेल हैं। मैं ऐसी जगह पे था कि मैं कभी उसे ना छोड़ता और उसी तनख्वाह में गुजारा करता। नेचर ने क्या किया कि ये तो निकलेगा नहीं, इसको लात मारनी है। तो एक फ़ोन कॉल करवाई गई और फिर मुझसे इतनी ऊंची तनख्वाह
ठीक है मेरी, और वो मेरी डिमांड मान ली गई, अदरवाइज मैं एक्सप्रेस ही में बैठा था। यहाँ पर ना मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा देखने वालों को, क्योंकि हमारे नौजवान देखते हैं कि देखिए तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा बदलना पड़ता है एक टाइम पे आके, बिल्कुल। तो ये बैठे ना रहा करें कि मतलब बिल्कुल ही बैठ गए और कंफर्ट जोन में निकले। वो कुदरत का खेल है, मुझे मैं तो निकाला वहीं बैठा है रहता वहाँ से। क्योंकि मुझे वो जगह उसकी सीढ़ियों से, उसकी कैंटीन से, वहाँ के माहौल से सीलन ज़्यादा माहौल से मोहब्बत थी। तो मैंने ऐसी याद आ रहा है। अजीब आप ये क्योंकि रहे ना हम, हाँ, तो हमको इमारत में एक सीलन सी रहती है वो समंदर के करीब होने की वजह से, वहां से तो वहाँ पत्थर भी टूटा करते थे, मूर्तियां निकला करती थी। वो तनख्वाह इतनी ज्यादा, मैंने कहा कि मैं ना जाऊं, सामने वाला मना कर दे, उसने कह दिया आ जाए आपकी डिमांड पूरी। अब मैं फंस गया तो मैं चला गया, और फिर नेचर ने मुझे वहां से डाउन साइज करवा दिया 9-8 महीने बाद, बल्कि 9 महीने का ही लफ्ज ज्यादा अलामती इस्तेआरा है यहाँ पे। 9 महीने बाद हम डाउन साइज हो गए। अब फिर मैं एयरवाई वेब में किया, और बहुत ही मुश्किल ज़माना था शुरू में। मेरा दोस्त है फवाद रज़ा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो लंदन में घूम रहा है, तो जहाँ पे भी हो भैया खुश हो। और भी वहाँ लड़के थे, बहुत ही काबिल लड़के, मेहनती लड़के। तो मैंने वेब का काम सीखा। तो जब दुनिया बदल रही थी, जब पाकिस्तान में जर्नलिज्म बदल रहा था, डिजिटल जर्नलिज्म आ रहा था, तो मैं अपने तजुर्बे के साथ, वो लिखने के फ़न के साथ डिजिटल साइट पे आ गया। और हमारे दोस्त हैं, बहुत ही काबिल फिक्शन निगार भी हैं, शायर भी हैं, सहाफ़ी हैं, ट्रांसलेटर हैं, उनकी किए हुए तर्जुमे जब्त कर लिए जाते हैं। सैयद काशिफ रज़ा, तो एक पॉडकास्ट हम करेंगे उनके साथ, फटते आमों का केस। तो अब तो शायद वो दोबारा से शाये हो रहा है, मोहम्मद हनीफ का नावल का तर्जुमा। तो काशिफ ने एक बात की जो मेरे दिल को लगी, उसने कहा कि कराची की जर्नलिज्म में ये जो सड़क है, ये चंडीगढ़ रोड से ज़ैनब तक जा रही है, प्रेस क्लब तक, जो इस पे आ गया और जिससे ये सड़क भाग गई है, तो उसके बाद ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। तो मैंने कराची के मैनहट्टन नहीं है। हाँ, तो मैंने अपनी तरबियत तो एक्सप्रेस में मुकम्मल कर चुका था। तो इस पट्टी पे आने के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। कुछ अर्से बाद में एयरवाई से भी डाउन साइज हो गया, और फिर थोड़ी सी बेरोज़गारी का ज़माना रहा। फिर वॉइस ऑफ सिंध एक प्रोजेक्ट था, हमारे डॉक्टर उमैर हमारे दोस्त हैं, क्या ही बात है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। और फिर वहाँ से जियो से वाबस्ता हैं। तो मालिक जब तक जहाँ रिस्क दे, सफ़र जारी रहेगा, सीखते रहते हैं। बहुत सी नई चीज़ें की, प्रिंट, तो जियो में डिजिटल, डेटा साइंस। अब मैं डेटा साइंस में हूँ। हम ये देखते हैं कि डेटा किस तरह काम करता है, उसका क्या असर है, क्या रसाई है, डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, फैक्ट चेक कैसे करना है। तो ये बड़ी लंबी कहानी है। नहीं, इसमें बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि ना स्किल सेट किस तरह से आप इन्हांस करते रहते हैं। अब ये हम अपने यहाँ के भी तालिब इल्मों को समझाते हैं, दोस्तों को समझाते हैं, खुद को भी बावर कराते रहते हैं कि इस दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है और जॉब मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाते रहने, आपको रुकना नहीं है, चीज़ें सीखनी है, बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज़ और कि फिक्शन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये इसका अगर जिक्र ना हो तो शायद बात मुकम्मल नहीं होगी, कि फिक्शन तो आपने लिखा और इंटरव्यूज भी किए, लेकिन आपने एक और काम किया। मतलब हमारे इकबाल के हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमारे मौसनों में से ही हैं वो, और वो हैं एहसन सलीम साहब। और एहसन सलीम साहब ने इजरा शुरू किया, और अब इकबाल जो है वो उस इनकी दारत में इजरा के बहुत खुसूसी नंबर भी निकले, और कुछ उसके लिए, और कुछ आपने मेरे ख्याल दुनिया के लिए भी कुछ फिक्शन से मुकालमा के नाम से आपने, जो आपकी किताब में शाया हुआ, आपने फिक्शन निगारों से भी जी वो भाई वो गुफ्तगू की। बिल्कुल, वो तवील मौजूद मुख्तसरन ये कहूँगा कि हम एक्सप्रेस के इंटरव्यूज़ करते थे, जो मैं लोगों को बताता हूँ कि 700-800 इंटरव्यू किए आपके भाई ने। वो अपनी जगह अहम है, लेकिन ये कि उन इंटरव्यू का पैटर्न थोड़ा ख़ास था, अखबारी था। जो इजरा के लिए जब मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, एहसन सलीम मरहूम ने मुझे ये मौका दिया, तो पहला इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू मेरे जहन में थे। और मैं सच बताऊं, पहले भी कहा, हमेशा कहूँगा, जो पहला इंटरव्यू था वो तारड़ साहब का था। असल में फ़िक्शन से मुकालमा जो किताब है वो निकली ही तारड़ साहब के इंटरव्यू से। अगर तारड़ साहब ना होते, तारड़ साहब मुझे वो इंटरव्यू ना देते, तो फ़िक्शन से मुकालमा नामी किताब हो सकता है बन जाती, लेकिन उसकी शेप ऐसी नहीं होती। तो मैंने 2 इंटरव्यू डिज़ाइन किए, एक मिर्ज़ा अतहर बेग के लिए सवालनामा और एक तारड़ साहब का सवालनामा, और दोनों मुझे कराची लिटरेचर फेस्टिवल में करने थे। तारड़ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो मामला होल्ड हो गया। मिर्ज़ा अतहर बेग का इंटरव्यू शायद हुआ बहुत अच्छा इंटरव्यू था मेरे ख्याल में। मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो थोड़ी इनकी सारी मेरी अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में वो बेहतर, हकीकत पसंद भी होते हैं। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू था, क्योंकि वो पूरा गुलाम बाग के गिर्द घूमता था। कबीर मेहदी, नीला रजिस्टर्ड, उसकी मौत, फला अफजल नस्लें, देखिए अभी भी इतने बरस हो गए, मुझे वो चीज़ें याद हैं। कमाल नॉवेल। तो अतहर बेग का इंटरव्यू हुआ। अब कुदरत जो थी ना, वो चाहती थी कि किताब बने। तो एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं लाहौर पहुंच गया एफाज साहब के साथ। जैसे वो होता है कि अमीर हमजा दरबार में दाखिल हुए, तो अमर अय्यार जो है वो उनका वसीले के हम इस तरह कायल हो जाते हैं, तो एफाज साहब के वसीले हम पहुंच गए
लाहौर, और वहाँ महमूदुल हसन हमारा दोस्त है, भाई है, हमारा मोहसिन है, तो मैंने कहा कि तारड़ साहब का इंटरव्यू करवाओ। उसने कहा हो जाएगा, वो तो बादशाह आदमी है। हाँ, है उनकी जी, उनकी मुलाकात नहीं क्या? मेरी अहमद जी, जावेद साहब के बिल्कुल। राना साहब के साथ हुई तो उनकी। जो तारड़ साहब का मैंने इंटरव्यू किया, 2.5 घंटे हम लोग बैठे और हमने जहान भर की बातें की, और ख़ासतौर पर उनकी नॉवल बहाव के बारे में बात की। तो वो जो इंटरव्यू था वो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैंने बतौर इंटरव्यू निगार अपनी आवाज़ को दरियाफ्त किया और उस इकबाल के रूबरू हुआ जो बहुत अनोखा कर सकता था, जिससे मैं जानता था कि ये कहीं मौजूद है, लेकिन मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। वो तारड़ साहब के वसीले, एक और बार उनके वसीले सामना हुआ, और ये किताब तारड़ साहब ही के उस इंटरव्यू से निकली। लेकिन बाद में जिसका भी इंटरव्यू उसमें शामिल हुआ वो इतना कदावर था कि जनाब उसका असर, उसका रंग, मतलब आप इंतज़ार हुसैन से मिले, इंतज़ार हुसैन से मिले तो हमारे सरदार मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। क्या क्या वाक़यात हुए। अभी मैंने एक तवील खाका लिखा है इंतज़ार साहब का, जो सरगुज़िश्त में शाये होगा, तकरीबन 7-8 हज़ार अल्फाज का खाका है। तो उसमें मैंने वो पूरा वाक़या लिखा कि कैसे हमने इंतज़ार साहब से बात की। फिर हम अब्दुल्ला हुसैन से मिले, उन्होंने मुझे डांटा भी, और वो तो ज़ाहिर है हाँ डांटते भी थे, उनकी आदत थी। और क्या कहते हैं, असद मोहम्मद खान, हसन मंजर, फहमीदा रियाज, मोहम्मद हनीफ, आसिफ फरूखी, आमना मुफ्ती, ए क़याम, इखलाक अहमद साहब, तो आप देखें तो फिर खालिद जावेद से मेरी बहुत अच्छी बात हुई फिक्री। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। और ख़ास तौर पे मैं कराची एक के जुमला मुझे वो भी याद आ रहा है, दागिस्तान में ही मैंने पढ़ा, वो मेरा दागिस्तान में, कि भाई समंदर का मामला ऐसा है कि वो कभी आहिस्ता होता है, कभी मेहरबान होता है, कभी गज़बनाक होता है, कभी इतना गज़बनाक होता है कि वो भी झाड़ भी देता है फिर। हाँ बिल्कुल। तो बड़े लोग अब्दुल्ला ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं इकबाल ने एक और काम जो किया है वो ये कि जैसे कराची में ज़ाहिर तारड़ साहब के साथ इनका ताल्लुक बहुत अच्छा ताल्लुक है, और इनके काम पर तारड़ साहब ने लिखा भी है, इन्होंने तो खैर उनके इंटरव्यू भी किए और वो बहुत कुछ वो उनके बारे में लिखा इन्होंने। लेकिन जैसे कराची के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब अपने इस दौर के बड़े फिक्शन निगार हैं, असद मोहम्मद खान और हसन मंजर। तो इन लोगों को, इनको इकबाल ने जो है ना, जिसे कहते हैं कि अपनी तरीके एक ऐसा ताल्लुक़ रखा कि बार बार कहीं ना कहीं उनका नाम ये लेते रहे लोगों के सामने। क्योंकि असद मोहम्मद खान एक वक्त ऐसा आया था कि जिन लोगों ने वो ज़िया मोहिउद्दीन के ज़रिए शनास हुए, बासुदे के मरियम वाले, बासुदे के मरियम और मई दादा, तो लोग बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं था कि ये अदीब कराची का है या नहीं है। तो उन लोगों को ज़रूरत थी कि इन लोगों को याद रखा जाए, जिंदा रखा, उनकी यादों को ताज़ा रखना, जो काम है उसको उन्होंने, तो ये इकबाल ने ये फिर आप थोड़ा सा आप तदरीस भी आपकी रही। जी वो अब तो मैं हैरान होता हूँ, इतना कुछ कर लिया इतनी सी उम्र में। तो ये कि तारड़ साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा, असल में तारड़ साहब का एहसान है, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने बड़े आदमी की जो मोहब्बत है वो मेरे लिए मतलब समझने के एक एजाज़ भी है, और मेरे लिए मैं हैरान भी होता हूँ। ही हैज़ बीन सो काइंड, चूँकि वो जितने मकबूल हैं, मारूफ हैं। इकबाल खुर्शीद तो बहरहाल कुछ भी नहीं है। बाकी असद मोहम्मद खान और हसन मंजर का मामला बड़ा अजीब है। मैं कहता हूँ कराची का जो साहिल है वो इतना समंदर जो कराची का है ये इतना गहरा है, इतना पुरकुव्वत है, इतना शायद दानिश से भरपूर है कि इसको 2 साहिल मैसर हैं। यानी ये ऐसा समंदर है इसके 2 साहिल हैं, चूंकि ये समंदर ही अजीब गरीब है। तो एक असद मोहम्मद खान है, एक हसन मंजर है। ऐसे फिक्शन निगार तो खाली होते हैं, और जिस ज़बान में हो उसको उस ज़बान को खुद पे फ़ख्र करना चाहिए, और उसके पढ़ने वालों को खुद पे फ़ख्र करना चाहिए। ये बात तारड़ साहब ने कही, ये 2 टोक कही कि असद मोहम्मद खान उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार है, और बिलाशुबा क्या आदमी है। मोहम्मद हनीफ ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है कि कोई उर्दू राइटर इंटरनेशनल लेवल का है, तो उन्होंने कहा कि असद मोहम्मद खान की कहानी है। तो आपने तय कर दिया सबसे बड़े कौन है। आखिरी हिस्से में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फिल्म पर भी रिव्यू करते हैं, और जो आपका सोशल मीडिया पे काम है वो हम देखते हैं, पढ़ाते भी हैं फिल्म। तो ये ज़ौक़ फिर कैसे पैदा हो गया फिल्मों पे तबसरा करने का? ये फिल्म से जो हमारा ताल्लुक़ है ना, ये बहुत ही आगाज़ में ही पैदा हो गया था। उसका सबब यह है कि हमारा बचपन गुजरा सऊदी अरब में। 96 का वर्ल्ड कप होने वाला था। पैराडॉक्सिकल सी बात है। हाँ है पैराडॉक्स ही तो है ज़िंदगी। तो हम 96 में वर्ल्ड कप होने वाला था, तो वहाँ पे हुआ ये कि वर्ल्ड कप कैसे देखें, तो डिश लगने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जी टीवी के जो तमाम बी कैटेगरी के हॉरर ड्रामे थे वो हम देखा करते थे, जी हॉरर शो के नाम से। फिर सोनी जो था वो तो हमारे सामने ही बिल्कुल ताज़ा शुरू हुआ। सोनी में उस ज़माने में सिर्फ उसका प्रोमो ही चला करता था, उसके बाद कंटेंट कम था। तो ये CID, आहट, हर चीज़ हमने बनते हुए देखी। इसी वजह से CID से तो मेरा एक नॉस्टैल्जिया है। तो अब वहाँ पे वो डब फिल्म्स
फिल्म्स दिखाया करते थे, पुरानी फिल्म्स और डब फिल्म्स दिखाया करते थे। तो हम उन फिल्म्स को भी देखा करते थे और साथ ही जो साउथ इंडियन फिल्म्स थी उनके डब वर्जन भी देखा करते थे। तो हम उनसे कुछ पहले मुतारिफ हो गए। अब फिर वहाँ पे ये था कि वीसीआर, चूँकि पाकिस्तान में तो वीसीआर महंगा था, हर एक के पास नहीं होता था, लेकिन वहाँ वीसीआर आम सी बात थी और कैसेट्स आया करती थी, हर नई फिल्म आती थी तो वो चीज़ें हम देखा करते थे। तो उससे फिर फिल्म का शौक डेवलप हुआ। जब लिखने का फ़न हमने सीख लिया तो हमने फ़िल्म पे लिखा। तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो अदबी शनाख्त है, फ़िल्म पे लिखोगे तो शनाख्त का सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं रुक नहीं सका, मैंने कहा कि चलें ठीक है, कुछ चीज़ें मैं पेन नेम से लिख देता हूँ, लेकिन जो ख़ास आर्टिकल है, जो मेरा नज़रिया है फ़िल्म से मुतालिक, वो मैं अपने नाम से लिखूँगा। आज आप यकीन करें कि उर्दू में, कल तक लोग कहते थे उर्दू स्क्रिप्ट ख़त्म होने वाला है, आज आप देखें हर शख्स उर्दू में लिख रहा है, हर शख्स उर्दू में लिख रहा है, रोमन में कोई लिख ही नहीं रहा। और इसमें सबसे बड़े इस पाकिस्तान के अंदर जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं वो फिल्म्स के ग्रुप हैं। फिल्म वाले जो ग्रुप है उसके 1 लाख मेंबर्स हैं। मूवी प्लैनेट जो था वो तो 1 लाख को क्रॉस कर गया था, फिर शायद उनकी लेकिन वो दोबारा से 1 लाख नहीं, अब दोबारा 1 लाख। और वहाँ लोग मुसलसल रिव्यूज लिखते हैं, एक दिन में 25-25 रिव्यूज पोस्ट होते हैं फेसबुक पे। बिल्कुल ऐसा लिखते हैं लोग कि मतलब लगता है कि यार मतलब नाकिदाना नजर एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने फिल्म को महसूस किया है। बिल्कुल। असल में बात ये है कि कुछ ऐसी अनदेखी मूवीज भी होती हैं जो आप ऐसे स्क्रॉलिंग में गुजार जाते हैं, लेकिन कोई आम आदमी असल में हुआ ये है कि बहुत से लोग, जो कोई फ्रांस में जाके बस गया, जर्मनी में जाके, जापान में बस गया, अमेरिका में बस गया, उसने वहाँ 30-40 साल गुजारे, उसका मुतालिया फिल्म का था या फिल्मों में दिलचस्पी थी, वो लिख रहा है, तो उसके पास तो सारा कंटेंट था। तो हमने भी लिखना शुरू किया। तो आज तो पाकिस्तान के दूसरे मुल्क में जाना जरूरी है फिल्म देखने के लिए। हाँ, मतलब अच्छी फिल्म देखने के लिए। तो ये है फिल्म का एक सिलसिला है। तो अब तो उसका व्लॉग्स भी करते हैं आप, और वो मैंने हाँ करते हैं व्लॉग्स वगैरह। मेरी जिंदगी में बहुत से अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी, कुछ नाकामियां भी दी, तो वो मेरे व्लॉग्स हैं। वो कभी भी क्लिक नहीं कर सके। नहीं, अब आप बता दें यार, वो कमजोर नहीं, मैं बस में आप जो आपने कहा ना इतना काम किया और या कम काम किया उम्र में, ऐसी बात मतलब देखें, मुझे तो एहसन सलीम का एक शेर बहुत अच्छा लगता है कि हर फगर सच्चाई दे, चारों ओर दिखाई दे। तो जब आदमी का लिखा हुआ बहुत, जिसे कहते हैं मेहनत से और खुलूस से लिखा गया, तो वो आपको चारों तरफ आपको पहुंचा देता है। तो इकबाल का काम पहुंच जाएगा। आखिर में अगर कोई एक सवाल कर रहे हैं, मैं तो दिल चाह रहा है तो इंटरव्यू स्टाइल में पूछूं कि आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं। नहीं वो पूछा, आपने मेरा वाला सवाल पूछा। नहीं, ये तो ऐसे ही था। एहसन सलीम का जिक्र आया ना, तो मैं आपसे थोड़ी लिबर्टी लेते हुए बात करना चाहूंगा कि ये बात होती है ना कि फिक्शन क्यों पढ़ा जाए। देखिए एहसन सलीम ने क्या खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि होता यह है कि जो अच्छा फिक्शन निगार होता है वो करता यह है कि वो एहसास जो यूनिवर्सल है, जैसे आपको खुशी होती है मुझे खुशी होती है, आपको तकलीफ होती है मुझे तकलीफ होती है, तो अच्छा फिक्शन निगार उस एहसास को, चाहे से वो किसी भी ज़बान में लिखे, पश्तो में लिखे, उर्दू में लिखे, तमिल में लिखे, अंग्रेज़ी में लिखे, उस एहसास को गिरफ्त करता है। और जब कोई और अजनबी ज़मीन का कारी उसे पढ़ता है तो उस एहसास को पा लेता है। तो ये अच्छे फिक्शन निगार की खूबी है। बड़ा फिक्शन निगार कौन होता है, ये बड़ा अदीब कौन होता है, तो उसी एहसास में अपनी फ़िक्र गूंद दे, अपना नजरिया गूंद दे, और फिर वो एहसास के साथ वो नजरिया वहां पहुंच जाए, तो ये बड़ा फिक्शन निगार है। तो ये टॉल्स्टॉय है, ये दोस्तोयेवस्की है, ये डिकेंस है। क्या बात। तो ये मार्केज है, ये सीखने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है एहसन सलीम ने। हाँ, और इसी तरह शाहिद हमीद ने, वही जो हम बात कर रहे हैं कि हकीकत जो है वो बयान नहीं हो सकती, तो वो कहते हैं कि हकीकत बहुत ही रूखी फीकी होती है। तो वो जो फिक्शन का क्या मंशूर कहेंगे, मंशूर प्रिज्म जिसे कहते हैं, तो उससे जब गुजरती है तो अपने रंग अयां कर देती है, 7 रंग उसके, हालांकि यहाँ वो एक ही रंग होता है, तो फिर उन रंगों के साथ लोग जुड़ने की जॉन एलियन ने कहा था कि मर गए ख्वाब सबकी आंखों के, हर तरफ है गिला हकीकत का। गिला। आखिरी सवाल मुनीब भाई। इकबाल खुर्शीद सहाफ़ी भी है, फिल्म पर भी लिखता है, दरस व तदरीस से भी वापस आता रहा, अब डेटा साइंसेस भी कर रहा है। आपको मसलन होता है कि कभी कभार लोग अपने आप को लिख जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी शख्सियत को अपने काम में आने से नहीं रोक सकते। हमने देखा बहुत से बड़े अदीबों ने लिखा, अपना दौर भी लिखा, अपने आप को भी लिखा, और कुछ लोगों ने रिलेट भी किया। क्या आप खुद कभी अपनी कहानी का मौजू बनेंगे किसी का? एक हद तक तो हर कहानीकार अपनी कहानी लिख रहा होता है, जुज़वी तौर पे लिख रहा होता है। कुछ लोगों के यहाँ ये जो बायोग्राफिकल एलिमेंट है ये बहुत अयां हो जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नेहा रहते हैं, तो वो मिक्स होता है। कहीं ना कहीं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो तजुर्बा है, जो तलखी है, जो ज़र्ब है, वो तो आपकी अपनी ही होती है। तो कुछ हद तक हुआ, लेकिन ये कि हम सब शादीशुदा हैं, हम सबको एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लिखी जाए, कुछ चीज़ें ना भी लिखें तो अच्छा है। मगर बहरहाल मैं आपने बहुत से सवालों के, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि
बहुत से राइटर्स ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बायोग्राफिकल एलिमेंट नहीं है, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब्दुल्ला हुसैन ये कहते थे कि नहीं है, तो मैं हैरान होता था कि उनके यहाँ तो है। बहुत है। मिलान कुंडेरा कहते हैं ज़ाती ज़िंदगी की झलक ना है, तो मैं हैरान होता हूँ, मिलान कुंडेरा की ज़ाती ज़िंदगी ही तो उसका फिक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान का ज़ाती तजुर्बा आता है, पॉपुलर लिटरेचर में शायद ना आता हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। इससे क्या मतलब है पॉपुलर? जैसे अगाथा क्रिस्टी, जाहिर सी बात है हर बार उसने मर्डर नहीं किया या मर्डर सॉल्व नहीं किया, अच्छा, लेकिन उसे चूंकि बहुत से नॉवेल्स लिखने हैं, एक थीम में लिख रहे हैं वो। बहुत से नॉवेल्स लिखने हैं, तो वो फिर जाती तजुर्बे के बगैर भी मुताले या रिसर्च की बुनियाद पर वो आइडिया या वो तखय्युल के जोर पर लिखा। लेकिन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर देखी थी उन्होंने वर्ल्ड वॉर पे बड़े नॉवेल्स लिखे। साहब मैं तो खैर ज़ाहिर है, मैं तो तकरीबन सारे सवाल, मेरे तो सवाल शायद ख़त्म ही ना हो इनसे, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये समझता हूँ कि इकबाल अब आप जब देखते हैं तो, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये नज़म के जो ये पॉडकास्ट है इसके एक बड़ा फोकस इसके यहाँ के तलबा के लिए भी है, तो अक्सर नौजवानों को ये शिकायत रहती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ना शुरू करें। तो और ये बहुत है सवाल अजीब, और कई नए लिखने वालों को क्या पढ़ना चाहिए ये मतलब, लेकिन मतलब स्टूडेंट्स हैं और क्या पढ़ना चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर हम यूं इंटरेस्टिंग बनाएं कि एज की सेगमेंटाइजेशन कर दें अगर आप ना में। हाँ, हमारे पास तो जो किंडरगार्टन से लेकर आगे तक के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन किंडरगार्टन वाले को तो नॉवेल नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आप बता दें कहाँ से, किस उम्र से बच्चों में वालिदैन को या असातिज़ा को चाहिए, हमें चाहिए कि उनमें ज़ौक़ दिलाएं, भाई मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ, इसका नाम है इकबाल खुर्शीद। तो पहले वो पढ़ा करता था बच्चों के रसाइल, तो जब उसकी एज बच्चों के रसाइल पढ़ने की थी तो बच्चों के रसाइल पढ़े, वो नौनिहाल पढ़े, तालीम और तरबियत पढ़े, फूल पढ़े, अभी रसाइल ना आते हो तो उन जैसे अल्टरनेटिव पढ़े। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो तो इश्तियाक अहमद को पढ़े, वो क्या कहते हैं इब्न सफ़ी को पढ़े, अगर इब्न सफ़ी दस्तयाब है, जासूसी अदब पढ़े, जो पेज टर्नर हो, पेज टर्नर जो मूविंग ग्रिपिंग पेज टर्नर, आप सफ़े पलटते रहो, पागल हो जाओ। जैसे इश्तियाक अहमद को हम पढ़ते थे, हम बोलते थे खुदा की पनाह, यानी अगवा की मलका पहली बार मैंने देखा, इतना ज़ख़ीम था उनका ख़ास नंबर, और हमने पढ़ लिया और हम उनके राइट। तो इकबाल खुर्शीद जो बच्चा था, जब वो बच्चों के रिसाइल पढ़ता था, फिर वो इश्तियाक अहमद इब्न सफ़ी को पढ़ता है, फिर डाइजेस्ट अदब पढ़ें। डाइजेस्ट अदब में दिलचस्पी का अंसर भी है, थोड़ा बहुत वो आपको शऊर भी दे रहा है। फिर अगर आपके ताया प्रोफेसर यासीन शेख मरहूम जैसी शख्सियत हैं और उनकी लाइब्रेरी है और उसकी शेल्फ में अगर मंटो, इस्मत चुगताई और अब कृष्ण चंद्र के किताबें मौजूद हैं, और कहीं पतली सी एक किताब है कुदरतुल्लाह शहाब की या खुदा, और आप सोचते हो कि चूंकि किताब बहुत पतली सी है तो मैं फ़ौरन ही पढ़ लूँगा, तो फिर उन किताबों पे हाथ साफ करना शुरू करें, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएं। तो ये बुनियादी तौर पे सफ़र है बच्चों के रसाइल। और सिद्धार्थ कब पढ़ें? सिद्धार्थ तो बहरहाल उसके लिए बस जब आपको मौका मिले पढ़ें, और जब दोबारा मौका मिले तो दोबारा पढ़ें। यूं भी हम जरा कर लेते ना कि थोड़ा अंग्रेजी में भी अगर आप बताएं, क्योंकि सिद्धार्थ का बच्चे में ये किताब भी इत्तेफाक से राना साहब ने पढ़ाई, मुझे मैं तो क्या वसीला ही हो गया ना ये भी। मुझ पे तो इकबाल साहब वो पता है हवास पे तारी हो गया, मतलब सिद्धार्थ तो बहुत बड़ा नॉवल है, मुझे एक हफ्ता जो है ना बिल्कुल बीमार सा रखा। हाँ, बहुत बहुत शानदार। अच्छा, असल में हमारे खित्ते में मैं आपको बताऊं कि हमारी मट्टी में गौतम बुद्ध से मुतालिक एक ख़ास तरह की वाबस्तगी, उनसियत, चाहत और उसके बारे में जानने की ललक है। हालांकि गौतम बुद्ध की कोई कहानी ही नहीं है, गौतम बुद्ध की कहानी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अशोका की कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है, देखें कहानी तो बनती है कॉन्फ्लिक्ट से, जहाँ तसादुम होगा वहाँ कहानी होगी। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में क्या कहानी थी? शहजादा था, एक शख्स को मरते हुए देखा, पत्तों को झड़ते हुए देखा, ख्याल गुजरा, अपने कबीले को छोड़ के चला गया, अपने मतलब ख़ानदान को छोड़ के चला गया, और फिर उसे नरवान मिल गया। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन कशिश क्यों है फिर उनमें? वो शायद उसने इस ज़मीन के लोगों से इतनी मोहब्बत की कि वो मोहब्बत उसके इर्द गिर्द जो भी शय थी, दरख्त थे, पहाड़ थे, फूल थे, परिंदे थे, वो सब में बस गई, और वो अब तक शायद बाकी है। तो इसी वजह से गौतम बुद्ध की कशिश तो ख़त्म ही नहीं होती। आप देखें कि मतलब कृष्ण पे या रामचंद्र पे उस तरह नॉवेल्स नहीं लिखे गए, लोगों ने उन्हें उस तरह का किरदार नहीं समझा जैसा गौतम बुद्ध को समझा। अब आप हरमैन हैसे एक जर्मन है, वो यहाँ आ रहा है, लेकिन उसकी नस्र भी बड़ी खूबसूरत है। नहीं नस्र, लेकिन एक अजनबी आके हमारी कहानी बयान कर रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कहानी, और मतलब ऐसे बयान की कि जैसे लगा कि किसी अजनबी आदमी से सुन रहे हैं, ये तो आदमी से सुन रहे कहानी, तो उसने शायद उस मोहब्बत को महसूस। तो अगर कुछ आप क्विकली अंग्रेजी के बारे में कुछ बताएंगे कि हम क्या पढ़ें? आपने अपने बेटे में भी बहुत सी आदतें अपनी वाली डेवलप की हैं, वो नई चीजें करना चाहता है, किताबें पढ़ना चाहता है। नहीं, उसके अंदर हुआ ये कि वो एक खास जमाने में मैंने कोशिश की उसको गुमराह करने की, वो नहीं हुआ, वो मोबाइल फोन की तरफ चला गया,
और गेम्स खेलने लगा और मैं मायूस हो गया उससे। और जब मैं मायूस हो गया तो अचानक उसने किताब उठा ली। ये बड़ी अजीब बात हुई। खैर मुख्तसरन पहले मैंने उसको कहा कि आप ये डायरी ऑफ अ विम्पी किड करके कहते हैं, बहुत मशहूर जिसमें सीरीज है स्केचेस वो तो। होते हैं और बहुत ही मज़ाहिया सी कहानी होती है, तो वो पढ़े। फिर मैंने उसको हैरी पॉटर पढ़ाया और बीच में फिर वो इधर उधर निकल गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद फिल्म्स में उसकी दिलचस्पी पैदा हुई। फिल्म्स देखते हुए उसने कहीं सुना कि कोई राइटर है रशिया का दोस्तोयेव्स्की, तो उसने कहा ये कौन है। तो उसने गूगल किया, विकिपीडिया, तो उसने कहा कि इसकी कहानियाँ पढ़नी है, इसको पढ़ना है, तो इसकी नॉवेल्स कहाँ से हासिल किए जाएँ। तो मैंने कहा उससे कौन पढ़ सकता है, अभी आपकी उम्र 14 बरस है, तो नामुमकिन है। लेकिन शायद ये कुदरत का फैसला था, तो वो फिर दोस्तोयेव्स्की को पढ़ता चला गया। लेकिन हर कोई ऐसा ना करे। अगेन मैं कहूँगा कि बच्चों का जो अदब है, आप हैरी पॉटर है या इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो पढ़ी जाएँ, दस्तयाब भी हैं। आप देखें पाकिस्तान में कराची में जो ठेलों पे पुरानी किताबें बिक्री होती हैं, वहाँ बहुत नौजवान बच्चे आते हैं और वो अपनी मर्जी की सीरीज़ एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पढ़ते चले जाते हैं। वो आपने गौतम वाली बात की तो मुझे बस वो रसा भाई की एक छोटी सी नज़म जो मैं जी, आपको जी। अक्सर बिल्कुल सुनाता सुना दें। हूँ। हाँ, छोटी हाँ, नज़म नहीं, क्या, नहीं, वो 3 ज़रूरी लाइनें है। हैं सिर्फ, कि उसका उन्वान है दास्तान गो, और उसके सिर्फ 2 मिसरे हैं। दास्तान गो, फिर यूं हुआ कि मैं बरगद के दरख्त में तब्दील हो गया। तो गौतम से जो ताल्लुक गौतम है का, वो बरगद के यही दरख्त है। का। वाह, नहीं बहुत अच्छे, वजूदी नौयत का ताल्लुक है ना, वो शऊरी नहीं है। वो देखिए इंतजार समझ ना साहब भी आए तो वो महसूस और वो आपके वो जज्ब हर हो जाता जगह है। इंतजार साहब के यहाँ, खुद मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ हर जगह एक सिंबल मौजूद है उसका। वो कभी भी बहुत ज़्यादा आया नहीं हुआ। कहीं तिकोन की चौथी जहत में कुछ इशारे हैं, लेकिन और उस पर मैं लिखूं भी ना तब भी वो एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल में हर इस खित्ते का, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हाँ, इन राइटर्स के अंदर उससे कुछ एक ताल्लुक मौजूद है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू सुन के। बल्कि एक ख्वाहिश ये पैदा हो गई कि आपके साहबजादे को यहाँ पर हम अपने स्कूल में बच्चों से ज़रा मिलवाएंगे, क्यों कोई नहीं, सेक्शन क्यों रखवाएंगे ताकि उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर और उसने बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा हो। इतनी कम उम्र में इतने मैग्नम ओपस पढ़ लिए हैं जी, कि मतलब वो हैरान कौन है। तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो गया, वो बड़ा मसला पैदा हो गया। लेकिन ठीक है, अब ये हाँ नहीं, ये नेचर का फैसला था। हम इसको अब ये वाली थी क्या, स्ट्रीम थी कि जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते थे। तो वैसे मेरे ध्यान में पता नहीं क्यों शेर याद आ रहा है, इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, वरना आप लोग अदीब लोगों का ताल्लुक तो निकाल ही लेंगे। वो बाबा ज़हीन शाह ताजी ने कहा था ना, हाँ, खुश हाँ, रहें तेरे देखने वाले, वरना किसने किसने खुदा को देखा है। तो बस खुश रहें और पढ़ते रहें और कुछ सीखते रहें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल आपका साहब, बहुत शुक्रिया। ही पुरलुत्फ गुफ्तगू की, और खासतौर पे आपने जो आखिरी हमारा सवाल था कि क्या पढ़ें, उसको जिस तरह से एक फनकाराना अंदाज से बयान किया, तो वो बड़ा जो है ना मेरे लिए mesmerizing था वो। कहानीकार का जवाब भी कहानी होता है। ये भी गुणवान है। मैं आप दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ आइंस्टाइन सही कहता था कि वक्त जो है वो एक मतलब मुताल्लिका मामला है, रिलेटिव है। तो महबूब के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तो पता ही नहीं चलता। तो अभी जैसे हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। इकबाल ने ये ख्याल बयान किया ना कि महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत बीते उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो इकबाल से हमने शुरू किया था और इकबाल पे पॉडकास्ट का इख्तिताम किया। आप तमाम देखने वालों को शुक्रिया, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।